हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट की। पहले की वीडियोस में आपने डेटा टाइप्स पढ़े हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग टाइप्स के डेटा टाइप्स, नंबर्स, बुलियन। और आज हम बात करेंगे एरे डेटा टाइप की। एरे भी एक तरह का डेटा टाइप है जिसमें हम कई अलग अलग तरह की वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में एरे किस तरह से काम करता है और किस तरह से वैल्यूज़ को स्टोर करता है, आइए समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले हम वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेर ए इज इक्वल टू 10, तो ए में 10 स्टोर हो जाएगा। तो उसी तरह से मान लीजिए ये अभी एक ही वैल्यू स्टोर कर रहा है। अगर हम एक से ज़्यादा वैल्यू एक ही वेरिएबल में स्टोर करना चाहें, जैसे कि ए इज इक्वल टू 10, 20, 30, इस तरह से कई अलग अलग वैल्यूज़ स्टोर करना चाहें तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा। इस तरह से हम नॉर्मली वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं नॉर्मल वेरिएबल में, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। अगर मान लीजिए सपोज़ हम इसी ए को कुछ इस तरह से लिखें, जैसे ए इज इक्वल हम इसमें डबल कोट में डाल दें 10, 20, 30, तो ये एक ऐसा स्ट्रिंग लेगा, क्योंकि डबल कोट में हमेशा हम स्ट्रिंग लेते हैं। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए हमें यानी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर करने के लिए हमें एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये ए जो है एक एरे टाइप का। तो इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमें इस तरह से वैल्यू देनी होगी, ए इज इक्वल टू 10, फिर कॉमा लगा के 20, फिर 30। इस तरह से आप जितनी वैल्यू देना चाहें इस ब्रैकेट के अंदर दे करके सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे। तो इस तरह से ये एक एरे बन जाएगी और इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ हम स्टोर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और स्ट्रिंग भी इसी तरह से मल्टीपल स्ट्रिंग्स भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक एरे बन जाएगा। तो अगर हम एरे को डिफाइन करें तो एरे इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स। और जावा स्क्रिप्ट में आप डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। वैसे पाइथन में हर लैंग्वेज में एरे आप डिफाइन कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से एरे डिफाइन किया जा सकता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ए इज इक्वल टू, आप इस तरह से बिग ब्रैकेट में आप कई सारी वैल्यूज़ कॉमा करके लिख सकते हैं। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को आप लिख सकते हैं। अब इसे एक्सेस करना हो तो हर एक एरे की सबस्क्रिप्ट वैल्यू होती है। जैसे पहला एलिमेंट है, इसमें जो एलिमेंट है जैसे 10, 20, 30 से एलिमेंट कहेंगे, और हर एक की सबस्क्रिप्ट वैल्यू होती है। जैसे 0 पहले वाले की, फिर उसके बाद 1, फिर 2, इसी तरह से आगे चलती जाती है, जिसे हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो इस इंडेक्स नंबर की हेल्प से हम हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 20 को एक्सेस करना है, वैल्यू प्रिंट करना है। आइए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू बेहतर समझते हैं। अब देखिए, इसमें मैंने HTML का डॉक्यूमेंट खोल लिया है और एक हम एरे ले लेते हैं, ARY एरे इस नाम से हम डिक्लेयर कर रहे हैं। और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। पहले न्यूमेरिक टाइप के एलिमेंट्स लेते हैं। वैसे ये हर तरह के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, फिर भी हम सिर्फ न्यूमेरिक लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50। तो ये एलिमेंट इतने काफ़ी हैं, इतने ले लेते हैं। अब इसको टर्मिनेट कर दिया तो ये डिक्लेयर हो गया हमारा एरे। अब हम इसे प्रिंट कराना चाहते हैं तो सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमें लिखना होगा एरे, ARY यानी एरे का नाम। और ये देखिए प्रिंट हो गया, सारे एलिमेंट हमारे प्रिंट हो गए, जो जो एलिमेंट हमने एरे में दिए थे, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो इस तरह से हम एरे डिक्लेयर करेंगे और उसको हम कुछ इस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। मान लीजिए अगर हम एरे की पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे मान लीजिए 20 या 30, किसी स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट में उस पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू देना होगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 लिखा तो 1 आया, 2 लिखा तो देखिए 30 आ गया। और इसी तरह से आप जो भी इंडेक्स वैल्यू लिखेंगे वही आपकी इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से वैल्यू प्रिंट कर देगा। देखिए 0 पे 10 है, और 1 पे 20 है, 2 पे 30 है, 3 पे 40 है, और 4 पे 50 है, और 5 पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि अनडिफाइंड 5 नंबर पे कुछ भी वैल्यू नहीं पड़ी हुई। तो ये 0 से इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है। तो इस हिसाब से आपको इंडेक्स वैल्यू दे के पर्टिकुलर आप वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। या फिर आप एरे लिखेंगे तो कंप्लीट सारा आप फुल एरे प्रिंट हो जाएगा, जो भी उसमें एलिमेंट्स होंगे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। इसके अलावा हम लूप के थ्रू एक एक वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। लूप की हेल्प से एक एक एलिमेंट हम एक्सेस करेंगे और उसे प्रिंट करा सकते हैं। तो इसमें मैंने फॉर लूप ले लिया है और ए इज इक्वल टू सबस्क्रिप्ट वैल्यू, ए की वैल्यू 0 रखी इनिशियल, और फिर हम कंडीशन दे देते हैं ए इज़ लेस देन इक्वल टू 4। 4 हमने क्यों दिया है, क्योंकि 0 से लेके 4 तक है मैक्सिमम इसका साइज़।
पाँच एलिमेंट है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 4 ही तक चलेगा। तो मैक्सिमम इक्वल टू 4 a प्लस प्लस किया। तो अब इसमें हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में एरे लिख देते हैं और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स वैल्यू कहाँ से आ रही है, जो ये लूप का वेरिएबल चल रहा है a, उसको हम पास कर देंगे। तो पहले 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, इस तरह से एक एक एलिमेंट को प्रिंट करता जाएगा। देख रहे हैं आप, रन करा, इसको सेव किया, देखिए वही एलिमेंट सारे प्रिंट हो रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में आए, इसके लिए हम इसमें br टैग भी लगा सकते हैं। अभी तो ये एक लाइन में आ रहा है, सिंपली एक एक एलिमेंट को पिक कर रहा है और प्रिंट कर रहा है। अभी इसमें br टैग लगा दिया, देखिए ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो ये तो आप फॉर्मेटिंग के लिए आप कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। तो ये एरे इस तरह से हम लूप की हेल्प से भी प्रिंट करा सकते हैं। इसके अलावा हम और भी कई काम कर सकते हैं, जैसे इसके साथ आप HTML के टैग भी लगा सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, HTML में नहीं पढ़ा तो मेरी वीडियो है, प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिएगा। जैसे UL ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट आपने पढ़ा होगा, UL LI लगा सकते हैं। तो UL हमने टैग लगा दिया डॉक्यूमेंट में और इसमें एरे की सबस्क्रिप्ट वैल्यू में LI लगा दिया टैग और उसी में आगे क्लोज कर दिया। तो ये कुछ ऑर्डर लिस्ट की तरह जनरेट हो जाएगा। सेव करके मैं इसे रन कराती हूँ। देखिए इस तरह से लिस्ट में आ गया। ये बुलेटिन नंबरिंग के लिए आपने पढ़ा होगा, तो ये आप एरे में भी कुछ इस तरह से डाल सकते हैं। UL LI लगा करके आप इस तरह से लिस्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। HTML टैग भी पैरेलली वर्क करेंगे। अब मान लीजिए एरे में जितने भी एलिमेंट हैं आप उसको सम करना चाहते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50 इन सबका टोटल क्या होगा। तो उसके लिए मैंने सम नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इनिशियल वैल्यू 0 दे दिया है। अब इसी लूप के अंदर सम इज इक्वल टू सम प्लस जो भी एलिमेंट की वैल्यू आ रही है, यानी एरे की जो वैल्यू आ रही है ARY और उसकी सबस्क्रिप्ट वैल्यू A, उसमें पास कर देंगे लूप के अंदर। अब तो हर एक एलिमेंट की वैल्यू ऐड होती जाएगी और हम इसे बाहर लूप के प्रिंट करा लेते हैं टोटल। तो इसे टोटल प्रिंट कराने के बाद इसे सेव करके रन करते हैं। सम को प्रिंट करा लिया हमने, तो टोटल सम इज इक्वल टू 150 आया है। तो इस तरह से हम एरे के हर एक न्यूमेरिक एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं। इसमें सारे न्यूमेरिक एलिमेंट हैं तो हम ये ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एरे में अभी मैंने सारे नंबर्स एलिमेंट दिए हैं। आप चाहें तो इसमें और अलग अलग डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप के एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने ये 20 को डबल कोट में डाल दिया, या फिर मैंने मान लीजिए कोई स्ट्रिंग लिख दिया, जैसे हैरी लिख दिया, यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, मान लीजिए सारा लिख देते हैं और यहाँ पे बुलियन वैल्यू भी दे देते हैं ट्रू। और इस तरह से अलग अलग आप कोई भी वैल्यू देना चाहें, मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू को भी ये स्टोर करता है। मान लीजिए यहाँ नल दे दिया, तो इस तरह से आप देख रहे हैं इसमें हर तरह की वैल्यूज़ मैंने डाल दी हैं। अब इसमें सम की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि टोटल नहीं होगा, ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो इसको नॉर्मली प्रिंट कराएंगे। देखिए आप 10, हैरी, सारा, ट्रू, नल, ये सारी वैल्यू प्रिंट हो रही हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को भी एक ही एरे में आप डाल सकते हैं। हर एक की सबस्क्रिप्ट वैल्यू यानी कि इंडेक्स नंबर अलग होगा, हर एक इंडेक्स नंबर के हिसाब से वो वैल्यू को पिक करेगा और प्रिंट करता जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। तो इस तरह से डिफरेंट तरह के वैल्यूज़ को भी ये होल्ड करके रख सकता है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई आपको कि इक्वल टू 4 रखा है, इक्वल टू या लेस देन 5 भी रख सकते हैं, यानी 5 से कम तक चले। तो 5 से कम तक चले यानी कहाँ तक चले, 4 तक, यानी 4 तक चले। तो आपको पता है 0 से लेके 4 तक ही सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स वैल्यू है। तो ये 5 करने पे भी, लेस देन 5 करने पे भी 4 तक चलेगा। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं लूप में मैक्सिमम वैल्यू। तो अभी हमने सीखा कि किस तरह से एरे में वैल्यू स्टोर होती है और उसे प्रिंट कैसे कराया जाता है। तो ये सारी वैल्यू हमने प्रोग्राम में ही पहले दे रखी थी, जो भी वैल्यू हमें एरे में डालनी थी, और फिर उसको प्रिंट कराया या उसकी वैल्यू को सम किया या जो भी कैलकुलेट करना था आप कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ हमें अगर रन टाइम में यानी प्रोग्राम रन कराने के बाद वैल्यू देनी हो और उस पर कैलकुलेशन करना हो और उसे प्रिंट कराना हो, यानी हमें प्रोग्राम में पहले से नहीं बताना हो कि हमें क्या वैल्यू डालनी है, और प्रोग्राम रन होने के बाद जब पेज पे आए तो हम प्रॉम्प्ट के ज़रिए या रन टाइम में वैल्यू देना चाहें, तो उसके लिए क्या करना होगा आइए समझते हैं। तो उसके लिए हम ये एरे लेंगे जिसमें हमें लिखना होगा where a इज इक्वल टू न्यू एरे, फिर आपको राउंड ब्रैकेट लगाकर सेमीकोलन से टर्मिनेट करना होगा। तो ये बेसिकली एक तरह का कंस्ट्रक्टर बन जाता है और एरे टाइप का। तो ये इस तरह से हम एरे डिफाइन करके हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये भी एक अलग तरीका है वैल्यू असाइन करने का, और हम इसमें डायनेमिकली वैल्यू भी इनपुट कर सकते हैं, यानी रन टाइम में भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। आइए प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं ऐसा कैसे कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे HTML का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, जो अभी प्रोग्राम बनाया था उसमें ही हम आगे एरे बनाते हैं डायनेमिक टाइप का। तो इसमें मैंने एरे जो पहले डिक्लेयर किया था इसे हटा करके हम एरे ले लेते हैं। इसमें लिख लेते हैं एरे इज इक्वल टू ARY इज इक्वल टू न्यू एरे, और इसे पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट में डाल देते हैं वैल्यू। अब इसको रन कराते हैं। देखिए राउंड ब्रैकेट में वैल्यू डालने पे भी ये वैसे ही रन कर रहा है, जो वैल्यूज़ राउंड ब्रैकेट में पड़ी हुई हैं वो प्रिंट हो रही हैं। तो हम ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं, तो ये डायनेमिकली वर्क करता है, लेकिन इसको इस तरह से भी काम कर सकते हैं। अब इसको हटा दिया है। अब हम मान लीजिए इस तरह से भी वैल्यू देना चाहें एक एक सबस्क्रिप्ट वैल्यू के थ्रू, तो हम लिखेंगे ARY और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में 0। आपको बताया था इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 पे हम कोई वैल्यू देना चाहते हैं। सपोज़ मैंने दे दिया 10 और इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। फिर एरे की दूसरी मैंने सबस्क्रिप्ट वैल्यू यानी इंडेक्स वैल्यू 1 लिखी और इसमें दे दिया हैरी। उसी तरह से मैंने 1 पे हैरी दिया है और 3 नंबर पे मैंने दे दिया ट्रू। मैंने 2 नंबर अभी खाली रखा है। तो अब इसे रन कराने पे देखिए, सेव करके रन कराते हैं तो पहले नंबर पे 10 आ रहा है, फिर सेकंड नंबर पे यानी कि 1 पोजीशन पे हैरी आ रहा है। क्योंकि सेकंड नंबर पे मैंने कुछ नहीं दिया था 2 सब इंडेक्स वैल्यू में, तो इसमें अनडिफाइंड आ रहा है। 3 इंडेक्स वैल्यू में मैंने ट्रू दिया था और 4 पे मैंने कुछ भी नहीं दिया है, तो ये अनडिफाइंड बता रहा है। यानी कि इसमें पूरी जितने भी नंबरिंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग दिखा रहा है कि कौन कौन सी इंडेक्स पे क्या क्या वैल्यू है, जिसमें है वो वैल्यू शो कर रहा है, नहीं तो अनडिफाइंड शो कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे मेमोरी पहले से अलॉट हो जाती है जब हम एरे इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे स्पेसिफिकली मेमोरी डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो ये 3 एलिमेंट के लिए मेमोरी एलोकेट कर देगा, अलॉट कर देगा कि 3 एलिमेंट के लिए जगह बना दे पहले से। हम बाद में इसमें वैल्यूज़ डालेंगे, तो पहले से हम डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। अगर नहीं डिफ़ाइन करेंगे तो अनलिमिटेड वैल्यू आप डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया नहीं है। अगर आपने डिफ़ाइन कर दिया है कि कितनी वैल्यू डालनी है, तो फिर आप उतनी ही मेमोरी एलोकेट कर देगा। अब ये मान लीजिए ये वैल्यू तो मैंने पहले से दी हुई है इसी प्रोग्राम में, और इसको हटा करके अगर हमें रन टाइम में प्रॉम्प्ट के थ्रू वैल्यू देनी है तो उसके लिए भी तरीका होता है। सबसे पहले हम एक फॉर लूप ले लेते हैं, इसमें इनपुट कराना है वैल्यू, तो जी एक वेरिएबल लेते हैं और इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है एरे, तो मैंने जी की इनिशियल वैल्यू 0 लिए है और इसको लेस देन 3 तक चला देते हैं, क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू एरे की 3 ली है। और फिर इसको इंक्रीमेंट करा करके अब इसमें इनपुट कराते हैं हम। इनपुट प्रॉम्प्ट बॉक्स के थ्रू कराते हैं। प्रॉम्प्ट बॉक्स मैंने पहले बताया हुआ है आपको किस तरह से वर्क करता है। तो हमने ले लिया एरे ARY, फिर उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में जी, फिर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट बॉक्स लिख करके उसमें वैल्यू इनपुट कराएंगे। तो प्रॉम्प्ट में हम कोई भी मैसेज डाल देते हैं, इंटर द वैल्यू, और इस तरह से फिर अभी इसको, और नीचे मैंने प्रिंट कराने का लूप लगा के, जैसे आपको पहले बताया था वो वैसे ही चलेगा वो प्रोग्राम। तो ये लूप मैंने नीचे लगा रखा है, वो प्रिंट करता जाएगा। पहले इनपुट लेगा, जो इनपुट लेगी वैल्यू वही प्रिंट कर देगा। नीचे प्रिंट का तो कोड सेम रहेगा। तो आइए इसको सेव करके रन कराते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो इसको सेव करके रन कराया, देखिए ये प्रॉम्प्ट बॉक्स आ गया। अब इसमें हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं, जैसे मैंने ये पहली वैल्यू दे दी। अब इसके बाद हमने इसमें 3 वैल्यू मांगे, और क्योंकि 3 मेमोरी एलोकेशन दिया है, दूसरी दे दी, और इसी तरह से तीसरी वैल्यू भी दे देते हैं। अब इसे प्रिंट कराते हैं। देखिए पहले पे मैंने क्योंकि हैरी दिया था, दूसरे पे सनी दिया था और तीसरे पे टॉम दिया था, और बाकी अभी देखिए प्रिंट में मैंने 5 लिख दिया था, अभी 3 लिख देते, इसलिए बाकी की अनडिफाइंड आ रही थी। तो ये फिर से मैं वैल्यूज़ दे देती हूँ तीनों, क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू 3 दी है हैरी की। तो हैरी, सनी, टॉम, ये तीनों वैल्यूज़ आ गई जो मैंने प्रॉम्प्ट बॉक्स के थ्रू इनपुट की थी, और फिर इन्हें प्रिंट कर दिया है। तो ये प्रिंट हो गया है हैरी और सनी, टॉम, ये आउटपुट पे आ गया।
तो अभी हमने सीखा कि किस तरह से एरे में एलिमेंट डालते हैं और उसे एक्सेस करते हैं, या रन टाइम में एलिमेंट डालना हो डायनेमिकली या स्टैटिकली, जिस तरह से एलिमेंट डालना हो किस तरह एक्सेस करेंगे। बट ये एलिमेंट्स जो हैं रैंडमली ऐसे ही लिए गए, इन सब में कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जनरेट नहीं हो रहा है कि इन एरे की वैल्यूज़ को हम एक्सेस करके कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जनरेट करें। एक्चुअल में रियल लाइफ में जब हम वेबसाइट्स पे काम करते हैं तो इस तरह से एरे का यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि एक प्रॉपर मैट्रिक्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है उस तरह से उसे एक्सेस करके मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है। यानी कि हम इस तरह से मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज़ करते हैं जो एक तरह से टेबुलर फॉर्म में दिखता है। देखिए इसमें मल्टीपल रोज़ हैं और हर रोज़ जैसे हैरी है और उसमें फिर एज उसकी 18 है, जेंडर मेल, क्लास बीकॉम है। तो इस तरह से हर एक रो एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रही है जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं हैरी की, सनी की, या इस तरह से हर एक रो की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरह से मल्टी डायमेंशनल एरे बनाने पड़ते हैं इसके लिए, और जो हमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देते हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की या एम्प्लॉय की। तो इसको किस तरह से बनाया जाएगा उसके लिए हम जावा स्क्रिप्ट में मल्टी डायमेंशनल एरे यूज़ करते हैं जिसमें मल्टीपल रोज़ होती हैं। जो आपने अभी डेटा देखा, देखिए इसको कुछ इसी तरह से डिक्लेयर किया गया है, डाला गया है। तो वेर एक टाइप का एक वेरिएबल ले लिया है, फिर स्केलर बेसिस में हमने वो सारी रो के डेटा को डाल दिया, जैसे हैरी 18 मेल बीकॉम, ये एक रो का डेटा है। दूसरी रो का सनी 19 मेल बीसीए, फिर शरा 18 फीमेल बीसीए, और इसी तरह से टॉम 17 मेल बीए। तो ये 4 रो का डेटा है, तो ये 4 रो में डाल दिया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाला गया है और हर एक रो को भी स्क्वायर ब्रैकेट से में डाला गया है, और फिर उसके बाद कॉमा डाल करके फिर नेक्स्ट रो का डेटा डाला गया है, फिर कॉमा डाल के नेक्स्ट रो का डेटा डाला गया। इस तरह से मल्टीपल रोज़ का आप डेटा डाल सकते हैं। टेक्स्ट को हम डबल कोट में लिखेंगे, नंबर को ऐसे ही लिखेंगे, और हर एक रो की अपनी इंडेक्स वैल्यू होती है। आप देख रहे हैं पहली रो की 0 1 2 3, तो 0 से लेके 3 तक रोज़ हैं, तो हर एक की इंडेक्स वैल्यू है। लेकिन रो में हर एक एलिमेंट की भी अपनी इंडेक्स वैल्यू होती है, जैसे हैरी 18 मेल बीकॉम, ये इन सब की भी इंडेक्स वैल्यू होगी, जैसे हैरी की 0, 18 की 1, मेल की 2, बीकॉम की 3। तो हर एक रो के एलिमेंट की भी अपनी इंडेक्स वैल्यू होती है, और हर एक रो की एरे के अंदर जो मल्टी डायमेंशनल एरे है हर एक रो की भी अपनी इंडेक्स वैल्यू होती है। तो आइए प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं इसे कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट खोल लिया और उसमें वैसे ही वैल्यू के एरे मैंने एक डिक्लेयर कर लिया है मल्टी डायमेंशनल एरे, और उसकी वैल्यू भी वही सेम ले ली है। आप देख रहे हैं रो में सेम वैल्यूज़ हैं और हर रो को कॉमा से सेपरेट किया। लास्ट वाली रो जो है उसको कॉमा से सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वेयर ब्रैकेट्स क्लोज करके सेमीकोलन लगा देंगे। अब तो ये हमारा डिक्लेरेशन पार्ट है कि एरे हमने डिक्लेयर कर दिया और उसमें वैल्यूज़ डाल दी हैं। फिर उसके बाद हमें प्रिंट करना हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके एरे का नाम देंगे ARY, तो ये प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए एरे की वैल्यू को इस तरह से प्रिंट कर दिया है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब देखिए ये पूरा एक लाइन में ही प्रिंट कर दिया है, लेकिन हमें थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज मैनर में डाटा चाहिए, तो उसके लिए हमें लूप लगाना होगा और लूप के थ्रू वैल्यू प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले एक आउटर लूप लगा देते, ए की वैल्यू इनिशियल 0 लेंगे क्योंकि इंडेक्स वैल्यू भी 0 रहती है एरे की, अभी मैंने आपको बताया। फिर इसकी ए लेस देन 4 रख लेंगे क्योंकि मैक्सिमम रो कितनी है 0 1 2 3 रो हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू 4 यानी ए लेस देन 4 रहेगा, यानी 3 तक चलेगा, और इसको इंक्रीमेंट करा दिया। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ए एरे और उसकी सब्सक्रिप्ट वैल्यू दे दिया इंडेक्स वैल्यू में ए, और इसको एक हम BR टैग भी इसमें साथ में लगा देते, थोड़ा स्पेसेस रहे। अब देखिए ये देखिए इसको रन कराया, ये देखिए थोड़ा टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर क्या मतलब ऑर्गेनाइज मैनर में रो वाइज डेटा आपको दिख रहा है। देखिए रो में वैल्यूज़ के बीच में कॉमाज आ रहे हैं, तो ये इस कॉमा को आप हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक इनर लूप भी इसमें लगाना होगा जो कि रो के एलिमेंट को एक्सेस करेगी। अभी तक ये हर एक आउटर एरे के हर एक रो को एक्सेस कर रही थी, अब इनर जो लूप हम लगा रहे हैं वो हर रो के एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यूज़ होगी। तो हमने ले लिया है इसमें बी वेरिएबल जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 ले ली है, और बी लेस देन 4 ले लेते हैं, फिर इसको भी इंक्रीमेंट करा लेते हैं। अब क्योंकि 4 वैल्यू क्यों ली है बी की, क्योंकि हर एक रो में 4 एलिमेंट हैं इसलिए लिए, और इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में एरे ए और बी
इंडेक्स वैल्यू दोनों की ए और बी आउटर लूप और इनर लूप की वैल्यू दे दिया और बी आर टैग लगा दिया हर लाइन में। देखिए ये हर एक रो का डेटा इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे एक और आउटर उसमें बी आर लगा देते हैं तो थोड़ा अच्छे से आएगा। हाँ ये देखिए रन कराने पे ये कुछ इस तरह से दिखेगा। स्पेसेस के लिए थोड़ा सा गैप रहेगा तो इसके लिए हम स्पेस ऐड कर देते हैं, तो ये इस तरह से दिख रहा है। तो ये आप मल्टी डायमेंशनल एरे को इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं आउटर लूप और इनर लूप की हेल्प से। तो अगर मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू या पर्टिकुलर रो को ही प्रिंट कराना है या उस रो की एक पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले से कमेंट बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट में एरे ARY एरे, फिर उसकी यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू देनी होगी। पहली वाली जो होती है वो कॉलम की इंडेक्स वैल्यू होती है और जो हर एक रो की वैल्यू और उसमें एलिमेंट की वैल्यू होगी। यानी कि हैरी, मान लीजिए हैरी को हमें प्रिंट कराना है तो उसकी इंडेक्स वैल्यू 0 0 होगी, यानी 0 कॉलम की और 0 पहली रो का पहला एलिमेंट, तो 0 0 पे हमारा हैरी है। इसी तरह से मान लीजिए हमें और कोई एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो यहाँ पे 0 3 दे दिया, तो देखिए 0 3 नंबर पे कौन सी है और 4 नंबर पे, इसी तरह से 2 3 सबस्क्रिप्ट वैल्यू पे BCA इस तरह से आ गया है। और हर एक सबस्क्रिप्ट वैल्यू जो देंगे इंडेक्स वैल्यू, उस पे जो वैल्यू रहेगी वो प्रिंट कर देगा। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ दे करके मैंने प्रिंट कराया है। यहाँ पे 2 और 0 सेकेंड रो में सारा है तो सारा प्रिंट कर दिया है, इंडेक्स वैल्यू 1 2 3 और 0 लोकेशन पे। तो इस तरह से इंडेक्स वैल्यू दे के पर्टिकुलर एलिमेंट को भी हम प्रिंट करा सकते हैं। अब देखिए जो इस तरह से डाटा शो हो रहा है, इसको हम डायरेक्टली ऐसे वेब पेज पे नहीं दिखाते हैं, कोई टेबल या टेबलर फॉर्म में कोई टेबल के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं से भी डाटा हमारा डेटाबेस से आ रहा हो, लेकिन हम जब वेब पेज पे शो करेंगे तो एक टेबल में ही डाटा को शो करते हैं, तो उसके लिए हम टेबल टैग भी इसमें लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल टैग के लिए यहाँ पे टेबल बॉर्डर देना होगा, इसकी दे देते हैं टेबल बॉर्डर 1 और इसकी TR और TD अब दे देंगे, टेबल रो और टेबल डेटा को कॉलम के लिए दे देंगे। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको टेबल टैग सीखना है तो हमारी HTML की वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर से देख लीजिए। बेसिक HTML टैग आने ही चाहिए। तो आउटर लूप में जो है हम TR टैग लगाएंगे जो कि टेबल रो के लिए होता है। आउटर लूप टेबल रो को एक्सेस कर रहा है। फिर उसके बाद TR आउटर लूप इनर लूप के बाहर क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद इनर लूप में हमें TD टैग लगाना होगा। TD टैग हम एरे में जहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं एरे को, उसके आगे TD टैग लगाएंगे और जो टैग ओपन हो रहा है तो इसे क्लोज़ भी कर देंगे। तो ये क्लोज़ कर दिया है तो टेबल टैग भी क्लोज़ हो गया। अब ये देखिए ये टेबुलर फॉर्म में इस तरह से डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है। अब इसकी सेल स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा है, सेल स्पेसिंग भी कम कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं। तो ये सेव करने पे इसको रन करा के देखते हैं, एक मिनट। ये देखिए सेल स्पेसिंग 0 होने पे कुछ इस तरह से आ रहा है। तो आप इस तरह से टेबल टैग का यूज़ करके डाटा को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसी तरह से वेब पेजेस में डाटा प्रेजेंट किए जाते हैं। अब देखिए ये जितनी भी एरे की वैल्यूज़ हैं, इसमें कितने सारे रो और कॉलम हैं। वैसे तो मैंने 4 ही दिए हैं रोज़, लेकिन ऐसे कई सारी रोज़ हो सकती हैं। अब उतना देख करके कितने तक लूप चलाना है हमें ये आइडेंटिफाई करके हमें काउंट करके लिखना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टेबल एरे की लेंथ को नापने के लिए एक फंक्शन आता है, आगे आपको मेथड में मैं पढ़ाऊँगी। तो एरे की लेंथ नापने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम एरे की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एरे का नाम लिखना पड़ेगा ARY डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। देखिए मैं अभी प्रिंट करा के दिखाती हूँ। डॉट लेंथ लिखेंगे तो इस पर्टिकुलर एरे की जितनी भी लेंथ होगी वो शो कर देगा। ये इसको सेव करके रन कराती हूँ। तो ये लेंथ, ये देखिए 4 आ गई है। तो ये 4 लेंथ कैलकुलेट करके बता देगा एरे की जितनी भी होगी। अब इसमें हम जितना भी डेटा ऐड करेंगे ये लेंथ कैलकुलेट करता जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पे आउटर लूप में वैल्यू देनी है तो यहाँ पे हम 4 देने की बजाय एरे डॉट लेंथ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जितनी भी रो ऐड करते जाएंगे
उतना डेटा ऐड करते जाएंगे, उतना ही ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके ये लूप वहाँ तक चलेगा। तो हमें बार बार उसमें कैलकुलेट करके देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये फंक्शन यूज़ करिए एरे के साथ और उसकी लेंथ कैलकुलेट करके वहाँ तक लूप चलेगा। इसी तरह से प्रिंट के लिए भी यहाँ पे 4 की जगह पे हम लेंथ यूज़ कर लेते हैं एरे डॉट। इसमें क्योंकि हमें पर्टिकुलर रो की लेंथ काउंट करनी है, तो हमें एरे ए जो इसकी इंडेक्स वैल्यू ए डॉट फिर उसकी लेंथ हमें लिखनी होगी। तो इस पर्टिकुलर लेंथ की वैल्यू रो की वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे बी लिखना होगा, ये पर्टिकुलर रो की वैल्यू हाँ काउंट कर रहे हैं, तो रो की वैल्यू के लिए एरे ए डॉट लेंथ लिख देंगे। तो इस तरह से रो की वैल्यू काउंट हो जाएगी और पूरे एरे की वैल्यू के लिए एरे डॉट लेंथ लिखना होगा। तो इस तरह से हम वैल्यू दे करके ऑटोमेटिकली एरे की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एरे की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके अलावा उसमें इंसर्शन कर सकते हैं, डायनेमिक इंसर्शन कर सकते हैं, और प्रोग्रामिंग के टाइम पे भी आप डाटा पहले से स्टैटिकली डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई वैल्यू यहाँ से चेंज करनी है, जैसे यहाँ पे ये एरे दिया हुआ है जिसमें ए हैरी 18 BCA दिया है, और मान लीजिए ये 18 वाली वैल्यू आपको चेंज करके कुछ और करनी है। मान लीजिए इंडेक्स नंबर 1 18 पे है ना, तो ए इंडेक्स नंबर 1 पे आपको 18 की जगह 19 करना है। तो ये वैल्यू में चेंजेस कैसे किए जाएंगे, आइए देखते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू। तो मैंने ये देखिए HTML का डॉक्यूमेंट खोल लिया और इसमें ये एरे डिफ़ाइन कर दिया है और इसमें स्क्वायर ब्रेसेस में ये कुछ वैल्यूज़ डाल दिए हैं जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताई, हैरी 18 मेल BCA। तो ये कुछ वैल्यू है। अब मान लीजिए हमें इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, इसकी वैल्यू जो दी हुई है उसमें कुछ बदलाव करने हैं, तो हमें वो इंडेक्स वैल्यू देनी होगी जिसमें हमें चेंजेस करने हैं। तो मैंने ए स्क्वायर ब्रैकेट में हैरी है और ये 18 है, मेल है, BCA है। अब इसकी जगह पे हम हैरी की जगह पे कुछ और ऐड करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, तो हमें इंडेक्स वैल्यू देनी होगी और उसकी जगह पे मान लीजिए इसमें सनी दे दिया। इंडेक्स वैल्यू 0 पे मैंने हैरी की जगह पे अब देखिए सनी दे दिया है। अब इसको पहले हम जो पहले वाला एरे था उससे पहले एक बार प्रिंट करा के दिखा देते कि पहले एरे में क्या क्या वैल्यूज़ थी। तो एरे को प्रिंट कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, ये देखिए ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसी को हम दोबारा प्रिंट कराते हैं चेंजेस करने के बाद, इंडेक्स वैल्यू में डालने के बाद। अभी देखिए दोबारा जो एक ब्रेक लगा देते हैं, नेक्स्ट लाइन में आएगा। दोबारा देखिए हैरी की जगह पे अब सनी आ गया है, एरे प्रिंट करा रहे हैं तो उसमें अपडेशंस हो गए, यानी चेंज हो गई है वैल्यू इंडेक्स नंबर 0 की। तो इसी तरह से आपको कोई भी वैल्यू चेंज करना है, तो मान लीजिए हमें इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू चेंज करना है, 18 की जगह पे हमें 20 करना है। तो इसी तरह से हम कर सकते हैं, ए इंडेक्स वैल्यू दिया 20 कर दिया। आप देखिए प्रिंट कराते हैं, देखिए अब इसमें सनी 20 मेल BCA, ये देखिए एज भी चेंज हो गई, नेम भी चेंज हो गया। तो इस तरह से आप जो भी इंडेक्स वैल्यू डाल कर अपडेशंस देंगे, चेंजेस देंगे, वो एक्सेप्ट करेगा और नई जो एरे की वैल्यूज़ में वो नई वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम एरे की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये एरे है और उसमें पर्टिकुलर कोई वैल्यू है या एलिमेंट है, उसे हमें डिलीट करना है, यानी कि वो वैल्यू को हमें डिलीट करना है। तो उसके लिए सिंपली हमें लिखना होगा डिलीट, फिर एरे का नाम, फिर उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में आपको इंडेक्स नंबर लिखना होगा, जिस पर्टिकुलर इंडेक्स का डाटा आप डिलीट करना चाहते हैं। जैसे कि हमें 1 लिखा है तो यहाँ पे 18 डिलीट हो जाएगा। 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्स, मैंने आपको पहले बताया है। तो यहाँ 1 नंबर का डाटा डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ पे 18 डिलीट होगा। आइए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखिए ये पहले की वैल्यूज़ दी हुई थी, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रोग्राम करके बताया था। तो अब मान लीजिए इसमें हम डिलीट लिख देते हैं और हमें क्या डिलीट करना है, ये 18 ये वैल्यू डिलीट करनी है, एज की वैल्यू डिलीट करनी है। तो ए इंडेक्स वैल्यू 1 दे दी और इसको डिलीट कर दिया। तो डिलीट एरे का नाम, इंडेक्स वैल्यू दिया। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू डिलीट हो गई लेकिन कॉमा कॉमा आ रहा है, यानी कि वैल्यू डिलीट हुई है बट वो पर्टिकुलर इंडेक्स अभी भी है। आप उसमें डाटा नहीं है, डाटा डिलीट हो गया बट स्पेस वो जगह है जहाँ पे ये डाटा फिल था। तो इस तरह से वैल्यू डिलीट होती है वहाँ पे। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए हमने जो डिलीटेड आइटम था उसको तो डिलीट कर दिया डाटा, अगर हम उसे प्रिंट भी कराना चाहे जो डिलीटेड है वो स्पेस को, तो मैंने लिख दिया A1 और इसको प्रिंट कराया। देखिए अनडिफाइंड दिखा रहा है, यानी कि वो जगह है लेकिन वहाँ पे डाटा डिलीट हो चुका है, इसलिए अनडिफाइंड दिखा रहा है। तो इस तरह से डाटा डिलीट हो जाएगा बट वो स्पेस अभी भी रहेगा।
तो अभी आगे देखेंगे कि हम प्रॉपर तरीके से एलिमेंट को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए एरे में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं जो बने हुए होते हैं, पहले से प्री डिफाइंड होते हैं और उन्हें हम सिंपली कॉल करके यूज़ करके सिंपल एक लाइन का कोड लिख करके ये सारे वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम इनके लिए कोड लिखने जाएं तो काफ़ी लंबी चौड़ी कोडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें कई सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस दिए हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इनकी हेल्प से हम सिंगल वन लाइन के कोड से हम बहुत ईजिली वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले फंक्शंस की बात करें तो इसमें सॉर्ट फंक्शन होता है। शॉर्ट से नाम से ही पता चल रहा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि ये एक एरे दिख रहा है जिसमें कुछ नेम्स दिए हुए हैं, संजय, अमन, रहमान, करण, ये अलग अलग नाम हैं। इनको हम अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आएगा अमन, करण, रहमान, संजय। तो इसके लिए सॉर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं ये किस तरह से किए जाते हैं। तो ये HTML का डॉक्यूमेंट खोल लिया है और इसमें एक एरे ले लिया है A, और जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं जो कि अभी मैंने एग्जाम्पल में ली थी। तो सबसे पहले हम इस एरे को सिंपली प्रिंट करा लेते हैं और इसकी वैल्यू देख लेते हैं कि क्या क्या शो कर रहा है। फिर उसके बाद हम इसकी सॉर्टिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने एरे प्रिंट करा लिया है, एक ब्रेक भी लगा लेते हैं। तो ये देखिए ये एरे प्रिंट हो गया है और इसमें जो वैल्यूज़ हैं संजय, अमन, रहमान, करण, ये सारे प्रिंट हो गए हैं। अब हम यूज़ करते हैं सॉर्ट फंक्शन, सॉर्ट मेथड, जिसके लिए हमें लिखना होगा एरे का नाम, फिर लिखना होगा डॉट, फिर हम सॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे A.SORT सॉर्ट, और फंक्शन साइन लगाएंगे यानी कि पैरेंथेसिस लगा के कॉमा लिखेंगे। तो अब इसके बाद हम यही एरे फिर से प्रिंट कराते हैं। अब देखिए ये सॉर्ट हो जाएगा। अब ये प्रिंट कराया, देखिए रन कराते हैं, अमन, करण, रहमान, संजय। ये देखिए ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट हो गए हैं, यानी सॉर्ट फंक्शन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज कर देता है। तो इस तरह से हम एक सिंपल एक लाइन के कोड से सॉर्ट मेथड से अपने एरे के एलिमेंट्स को हम सॉर्ट कर सकते हैं ईजिली। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शंस बताए गए हैं जावास्क्रिप्ट में। इसके अलावा मान लीजिए हमें रिवर्स करना है। रिवर्स भी एक तरह का फंक्शन है, मेथड है। मेथड या फंक्शन एक ही बात है, यानी कि जो भी वैल्यूज़ दी हैं इसमें उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दे। यानी कि इसमें देखिए करण लास्ट में दिया है तो सबसे पहले कर देगा, और एक तरह से डिसेंडिंग। तो जैसे जो पहले दिया है वो लास्ट में कर देगा, जो लास्ट में है उसे पहले कर देगा। तो आइए देखते हैं रिवर्स फंक्शन किस तरह से काम करता है प्रैक्टिकली। तो मैंने अभी ये देखिए सॉर्ट किया था, उसके बाद मैंने रिवर्स फंक्शन कॉल कर लिया है, A.रिवर्स मैंने यूज़ किया है और फिर उसके बाद इसको प्रिंट करा दिया है। अब देखिए रिवर्स करने के बाद ये क्या प्रिंट कर रहा है, अमन सबसे पहले था हमारा सॉर्टिंग में। अब देखिए अमन इसमें सबसे लास्ट में आ गया रिवर्स में। मैंने बताया था कि पहला वाला एलिमेंट सबसे लास्ट में चला जाएगा और सबसे लास्ट वाला पहले में आ जाएगा। ये उल्टा रिवर्स प्रिंट कर देगा, यानी इस तरह से प्रिंट करेगा, संजय, रहमान, करण, अमन। तो जिस तरह से हमारा असेंडिंग ऑर्डर था उससे उलट कर देगा। अब इसके अलावा और भी कई फंक्शंस हैं, हम इसे वन बाय वन सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन का काम क्या होता है, देखिए हमारा एरे दिया हुआ है और पॉप फंक्शन की हेल्प से जो लास्ट में एलिमेंट है, देखिए लास्ट एलिमेंट क्या है, करण, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पॉप फंक्शन का यूज़ करना होगा। तो पॉप फंक्शन को यूज़ करके हम लास्ट एलिमेंट जो होता है हमारा एरे का सबसे लास्ट, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। देखिए ये डिलीट होने के बाद हमारा ये लिस्ट बनेगा, संजय, अमन, रहमान, लास्ट वाला हमारा एलिमेंट जो है वो डिलीट हो गया। इसी तरह से होता है पुश फंक्शन। पुश फंक्शन में हम कोई नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो उसे पीछे लास्ट वाले एलिमेंट में नया एलिमेंट आप पुश कर सकते हैं। जैसे संजय, अमन, रहमान है तो ये करण जो है नया एलिमेंट हमने पुश कर दिया, यानी एक और ऐड कर दिया। तो कोई नया एलिमेंट ऐड करना हो तो उसके लिए पुश यूज़ करते हैं। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं ये कैसे होगा। अब देखिए इसके लिए मैंने एक एरे ले लिया है और उसमें कुछ एलिमेंट्स डाल लिए हैं आप जैसे कि देख रहे हैं, और उसको प्रिंट करा लिया है और उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई है। अब इसके बाद हम अपना पॉप फंक्शन यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपली लिखना होगा A.A, एरे का नाम है, और पॉप लिख दिया फंक्शन। ये लास्ट जो वैल्यू होगी हमारी उसे डिलीट कर देगा। इसमें कोई इंडेक्स वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस फंक्शन का काम है जो एरे की लास्ट वैल्यू होगी
वही डिलीट करेगा। अभी देखिए इसे प्रिंट कराते हैं, लास्ट वैल्यू डिलीट हो गई है, संजय अमन रहमान आ रहा है, करण डिलीट हो गई है लास्ट वैल्यू जो थी। तो ये हमेशा लास्ट वैल्यू को डिलीट करने के लिए पॉप फंक्शन यूज़ होता है। फिर उसके बाद हम मान लीजिए यही लास्ट में कोई दूसरी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा पुश फंक्शन। अब देखिए इसके लिए लिखना होगा ए डॉट पुश, फिर इसकी तरह पैरेंथेसिस साइन लगाना होगा और इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, तो पुश में हमें बेसिकली डबल कोट में वैल्यू देनी होगी कि क्या वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। मैंने इसमें राहुल लिख दिया है। अब इसको प्रिंट कराते हैं। देखिए राहुल लास्ट में ऐड हो गया है। तो इसमें इंडेक्स वैल्यू को देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पुश से लास्ट में ऐड हो जाता है। एग्जिस्टिंग एरे में लास्ट में वैल्यू ऐड हो जाती है और पॉप से डिलीट हो जाती है लास्ट वैल्यू। अब एक और वैल्यू ऐड कर लेते हैं। ए डॉट पुश में मान लीजिए सलमान एक वैल्यू ऐड कर दी है, वो भी इसके बाद लास्ट में एक और ऐड हो गई वैल्यू। तो इस तरह से हम जितनी चाहें वैल्यू पुश के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं। लास्ट में एरे के एग्जिस्टिंग एरे के लास्ट में ये वैल्यू ऐड कर देगा। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के नेक्स्ट फंक्शन की, शिफ्ट अनशिफ्ट। ये भी पुश और पॉप का अपोजिट है। आइए देखते हैं शिफ्ट फंक्शन किस तरह से काम करता है। देखिए ये एक एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और इसमें सबसे पहला एलिमेंट क्या है, संजय, 0 इंडेक्स पे दिया हुआ है जो। अगर मान लीजिए आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले एलिमेंट को अगर डिलीट करना है एरे के, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे शिफ्ट फंक्शन। और आपको सिंपली इसको लिखना है एरे का नाम और डॉट शिफ्ट लिखेंगे तो एरे का जो पहला एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। उसी तरह से होता है अनशिफ्ट फंक्शन, जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या करना होता है कि अगर मान लीजिए आप एरे के फर्स्ट एलिमेंट के पहले कुछ और ऐड करना चाहते हैं नया, यानी कि स्टार्टिंग में कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए लिखना होगा अनशिफ्ट और डबल कोट में उसकी वैल्यू देंगे तो वो ऐड कर देगा एरे के स्टार्टिंग में फर्स्ट में, यानी कि इंडेक्स वैल्यू 0 पे नया एलिमेंट ऐड कर देगा। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए मैंने एक एरे ले लिया है, उसकी वैल्यू प्रिंट करा ली है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो एरे का नाम ए है। अब इसी में मान लीजिए मुझे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, पर्टिकुलर नहीं, मान लीजिए पहला एलिमेंट डिलीट करना है। पहला एलिमेंट क्या है, संजय, और इसको 0 इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट करेगा। शिफ्ट का काम ही यही है कि सबसे पहले एलिमेंट को डिलीट कर देता है। अब देखिए इसे प्रिंट कराते हैं और देखते हैं डिलीट हुआ या नहीं। इसको रन करते हैं। देखिए हाँ डिलीट हो गया, संजय यहाँ से चला गया, ये वाला एलिमेंट डिलीट हो गया। अब है अमन, रहमान और करण, यही 3 एलिमेंट बचे हैं। बाकी पहला वाला 0 इंडेक्स का एलिमेंट जो था वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से शिफ्ट की हेल्प से, शिफ्ट फंक्शन की हेल्प से हम एरे का फर्स्ट एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से फर्स्ट एलिमेंट में मतलब पहले एरे के कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना होगा अनशिफ्ट और डबल कोट में। मान लीजिए मैंने नया एलिमेंट का नाम दे दिया राहुल, तो ये 0 इंडेक्स पे एरे के ऐड कर देगा राहुल। देखिए स्टार्टिंग में जैसे यहाँ से डिलीट हुआ था वहीं पे एक नया एलिमेंट ऐड हो गया अनशिफ्ट की हेल्प से, राहुल, अमन, रहमान, करण। तो इस तरह से नया एलिमेंट ऐड करने के लिए एरे के स्टार्टिंग में यूज़ होता है। अब नेक्स्ट है कॉनकैट फंक्शन, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एरे को मर्ज करने के लिए, जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ये एक एरे दिया हुआ है ए और दूसरा दिया हुआ है बी, तो इन दोनों एरे को मर्ज करके इनके एलिमेंट को जोड़ के एक ही एरे में डाल दिया जाएगा कॉनकैट फंक्शन की हेल्प से। तो बेसिकली इस फंक्शन का काम होता है एरे के सारे एलिमेंट को एक ही एरे में जोड़कर डाल देना। तो इसके लिए यूज़ होता है कॉनकैट फंक्शन। आइए देखते हैं इसको किस तरह से यूज़ किया जाएगा। तो मैंने ये HTML का डॉक्यूमेंट खोल लिया है और इसमें ये एक ए नाम का एरे बना लिया है जिसमें कुछ एलिमेंट्स डाल लिए हैं मैंने। जावास्क्रिप्ट में कॉनकैट फंक्शन यूज़ करने के कई तरीके हैं। पहला तो तरीका ये हो सकता है कि पहले एक एरे डिक्लेयर कर लिया और एक और मैं एरे डिक्लेयर करके बी, और उसमें मैंने ए डॉट कॉनकैट फंक्शन लिख करके इसमें कुछ और एक दूसरे एरे की वैल्यू ऐड कर लूँ। जैसे बी में भी कुछ होना चाहिए, 2 चीज़ें ऐड करनी है ना 2 एरे को, तो बी के लिए ये 2 मैंने एलिमेंट ऐड कर दिए, राहुल, करण, ये 2 ऐड करके जो कि बी के हैं एलिमेंट, और ए में दोनों के ही एलिमेंट ऐड होकर के आ जाएंगे। तो अब हम इसको प्रिंट करा लेंगे बी। तो बी को प्रिंट कराएंगे तो बी में ए के भी एलिमेंट कॉनकैट होकर के आ जाएंगे। तो इस तरह से हम 2 एरे के एलिमेंट को
मर्ज करके एक एरे में डाल सकते हैं। अब देखिए दोनों एरे के एलिमेंट आ गए हैं, राहुल और करण भी लास्ट में ऐड हो गया है, ए के एलिमेंट भी आ गए हैं और बी के भी एलिमेंट बी में आ गए हैं। तो इस तरह से भी हम मर्ज कर सकते हैं दो एरे को, या एरे में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, व्हाटएवर जो भी आपने डाला है। अब आइए दूसरा मेथड देखते हैं। उसके लिए हमें दो एरे बना लिए हैं। मान लीजिए ए एक एरे है और दूसरा एरे है बी, और इसमें कुछ वैल्यूज़ डाल दी हैं, और इसको हम एक तीसरे एरे में कॉन्कैट करके डाल देंगे इन दोनों के एलिमेंट। तो उसके लिए वैर सी नाम का एक एरे ले लिया है जिसमें इन दोनों के एलिमेंट्स जाएंगे कॉन्कैट होकर के। तो ए डॉट कॉन्कैट, अब यहाँ पे बी लिख देंगे तो इन दोनों के एलिमेंट इसमें चले जाएंगे, ए और बी के सी में। तो यहाँ पे सी को प्रिंट कराएंगे, देखिए ए और बी के दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये देखिए आ गए हैं दोनों, ए और बी दोनों के एलिमेंट सी में आ गए हैं कॉन्कैट होके, और इसे हमने प्रिंट करा दिया है। तो ये अभी तो दो एरे को मैंने मर्ज किया है, कॉन्कैट किया है। इस तरह से आप जितने चाहे उतने एरे को मर्ज करके कॉन्कैट करके प्रिंट करा सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए एक और एरे ले लेते हैं डी, और उसमें कुछ वैल्यूज़ डाल देते हैं। मान लीजिए डाल दिया नेहा, महिमा, इस तरह से कोई भी आप वैल्यू डाल दिया मैंने। तीन एरे हो गए, ए बी और डी, और सी जो एरे है जिसमें कॉन्कैट होकर आएगा, तीनों इकट्ठे होंगे। तो अब ए डॉट कॉन्कैट, फिर बी और डी, डी बचा था उसको कॉमा करके लिख दीजिए। इसी तरह कॉमा करके जितने एरे आपको लिखने हैं कॉन्कैट के लिए वो डाल दीजिए, और फिर सी को प्रिंट कराइए। देखिए ये सारे एलिमेंट प्रिंट होकर के आ गए हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल एरेज को प्रिंट करा सकते हैं। अब नेक्स्ट है जॉइंट फंक्शन। जॉइंट फंक्शन का काम होता है, जैसे एरे में मल्टीपल आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, अमन, रहमान, करण, ये अलग अलग स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। अगर आप इसको जॉइंट फंक्शन का यूज़ करेंगे तो एरे के मल्टीपल एलिमेंट्स को जॉइन करके, यानी कि मिला करके, कंबाइन करके एक कंप्लीट वन स्ट्रिंग बना देगा। हाँ, आप इसको हाइफन से, स्लैश से, या कैसे भी थोड़ा बहुत सेपरेट कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें। तो ये सारे एलिमेंट को मिला करके एक स्ट्रिंग बना देगा। तो ये काम होता है जॉइन फंक्शन का, सबको जॉइन कर देगा और एलिमेंट को मिला के एक एलिमेंट बना देगा। तो आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे किया जाएगा। अब देखिए इसमें मैंने अभी जो पहले प्रोग्राम बनाया था, इसमें ये सी एक एरे है जिसमें कॉन्कैट करके ये एक एरे के एलिमेंट आ रहे हैं। अब इसी जो भी एलिमेंट हैं इस एरे में, सी में, उन सबको हम ज्वाइन कर देते हैं और एक स्ट्रिंग बना देते हैं, यानी एक एलिमेंट बना देते हैं। तो हमें लिखना होगा डी इज इक्वल टू, एक डी अलग एरे बना लिया, और सी डॉट ज्वाइन, और इसमें स्पेस दे दिया है। जैसे हम सेपरेट करना चाहते हैं, स्पेस, स्लैश, डॉलर, कुछ भी दे सकते हैं। फिलहाल मैंने स्पेस दिया है। तो इस तरह से अब इसको डी को प्रिंट करा लेते हैं। जो भी डी में हमने ज्वाइन करके एलिमेंट डाला है, एक स्ट्रिंग बन जाएगा ये। तो उसको प्रिंट करा लिया है। अब ये ब्रेक लगा देते हैं। तो अब ये देखिए प्रिंट होकर के आ रहा है, संजय, अमन, रहमान, राहुल, करण। तो ये अलग अलग नाम है, आपको स्पेस दिख रहा है, लेकिन ये है कंप्लीट एक स्ट्रिंग, क्योंकि सारे एलिमेंट ज्वाइन हो चुके हैं। अब इसमें स्लैश मान लीजिए लगा देते हैं, तो देखिए अभी स्लैश दिख रहा है। इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं, स्लैश, कॉमा, डॉलर साइन, एट द रेट का साइन। जैसे मैंने मान लीजिए हाइफन लगा दिया है, तो ये हाइफन दिख रहा है। इस तरह से डॉलर साइन लगा दिया तो डॉलर दिख रहा है। ये है कंप्लीट एक स्ट्रिंग। आप बी आर टैग लगा दिए तो अलग अलग ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, लेकिन ये एक ही स्ट्रिंग है। तो जॉइंट फंक्शन का काम ही यही होता है कि सारे एलिमेंट को ऐड करके एक स्ट्रिंग बना दे। तो अभी तक हमने कई फंक्शन सीख लिए, सॉर्ट, रिवर्स, पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट, कॉन्कैट, जॉइन। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, है वो है स्लाइस। स्लाइस फंक्शन का काम होता है एरे को स्लाइस करना, यानी इसमें से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को निकाल करके कहीं दूसरा एरे में डाल लेना। ये एरे वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन इसमें से स्लाइस करके दूसरे एरे में हम कुछ एलिमेंट्स निकाल के डाल सकते हैं। स्लाइस निकालना जैसे कि पिज़्ज़ा का स्लाइस निकालते हैं, उसी तरह से मान लीजिए हमने दो एलिमेंट इसमें से स्लाइस करके निकाले, अमन, रहमान। तो लिखना होगा स्लाइस स्टार्टिंग वैल्यू इंडेक्स की और एंड वैल्यू इंडेक्स की। इंडेक्स वैल्यू मैंने बताया था 0 से स्टार्ट होती है और 0, 1, 2, 3, 4। तो इसमें इंडेक्सिंग के हिसाब से स्टार्ट वैल्यू देनी होगी और उसकी एंड वैल्यू देनी होगी स्लाइस फंक्शन के अंदर। तो उस हिसाब से हमारे एरे के एलिमेंट को स्लाइस करके दूसरे एरे में डाल देगा। इंडेक्स वैल्यू देखिए इसमें दी हुई है 0 संजय के लिए, और अमन 1 के लिए, रहमान 2 के लिए, करण 3 के लिए। तो ये
इसको नेगेटिव में भी कर सकते हैं तो वो रिवर्स में जाएगी, जैसे कि यहाँ पे -1 करण की हो जाएगी, -2 रहमान की, -3 अमन की और -4 संजय की। तो इस तरह से भी हो जाएगी, लेकिन अभी हम पॉजिटिव ले रहे हैं 0 1 2 3। तो स्टार्टिंग और एंड वैल्यू हमें देनी पड़ेगी, उस हिसाब से हम इसमें बताना होगा कि कहाँ से कहाँ तक हमें वैल्यू चाहिए। तो जैसे कि अमन और रहमान चाहिए तो हमें अमन से 1 वैल्यू देनी होगी और 3 तक देनी होगी। आइए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू बेटर समझ सकते हैं। तो देखिए मैंने एक एरे ले लिया है और उसमें कुछ एलिमेंट्स डाल लिए हैं और इसको प्रिंट करा लिया है। और आप देख रहे हैं इसमें प्रिंट होकर आ गया है संजय, अमन, रहमान, राहुल, करण। ये कुछ नेम्स हैं जो प्रिंट होकर आ गए। अब मान लीजिए इसमें से हमें कुछ स्लाइस करके निकालना है कुछ एलिमेंट्स, तो उसके लिए हमें लिखना होगा यहाँ पर दूसरा एरे लेना पड़ेगा जिसमें हम स्लाइस करके डालेंगे। यानी बी नाम का एरे ले लिया और ए एरे से हम स्लाइस कर रहे हैं तो ए डॉट स्लाइस लिखना होगा। फिर मैंने जैसे कि बताया इंडेक्स वैल्यू देनी होगी स्टार्टिंग और एंड की। तो स्टार्टिंग हम कहाँ से स्लाइस करना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 है तो अमन से, यानी कि यहाँ नंबर 1 इंडेक्स 1 से लेकर के हम 4 तक हम स्लाइस करना चाह रहे हैं। तो उसके अंदर आ जाएगा 1 2 3 4 तक, यानी 4th वाला रहेगा, बाकी 3 तक स्लाइस हो जाएगा। तो 1 से लेके 4 तक लास्ट वाला हमें देना होगा जहाँ तक जो रहेगा एलिमेंट। तो अब इसको प्रिंट करा कर देखते हैं बी को, जिसमें स्लाइस होके एलिमेंट आए हैं उसमें क्या क्या आता है। तो देखिए ये आ गया अमन, रहमान, राहुल। जो 4th वाला एलिमेंट था वो रहेगा, 4 तक क्या इसीलिए दिया था कि वो रहेगा। अगर मान लीजिए हम सिर्फ 1 लिख देते हैं तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में पहला एलिमेंट यानी जो इंडेक्स नंबर 1 होगा वहाँ से लेके एंड तक जितना भी होगा वो सारा ले लेगा स्लाइसिंग में। तो एंड वैल्यू क्योंकि नहीं दी है तो कंप्लीट वैल्यू ले लेगा। इसी तरह से मान लीजिए 2 लिख दिया तो इंडेक्स वैल्यू 2 पे रहमान है तो 2 से एंड तक जो भी वैल्यू होगी लास्ट तक वो ले लेगा। तो इस तरह से आप वैल्यू देंगे, स्टार्टिंग और एंड वैल्यू आपको समझ कर देना है। इसकी अभी मैंने बताया माइनस वैल्यू भी होती है, तो -1 2 3 पीछे से काउंट करते हैं तो -1 करण की हो गई, -2 राहुल, -3 रहमान। तो इसमें माइनस में भी वैल्यू दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए -2 लिखा तो -2 से एंड तक की जो वैल्यू होगी वो ले लेगा। इस तरह से -3 लिख दिया, -3 पे है रहमान, तो रहमान से लेके लास्ट तक जितना होगा वो तीनों वैल्यूज़ ले लेगा। तो इस तरह से हम माइनस में भी इंडेक्सिंग दे सकते हैं। माइनस लास्ट पीछे से शुरू होगा, -1 -2 -3 रिवर्स ऑर्डर में, या फिर आप 1 2 3 भी देख सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे पीछे से शुरू होगा, यानी कि -1 करण, फिर -2 राहुल दूसरे एलिमेंट का, फिर सीधा -3 -4 -5, 0 तो होगा नहीं। तो उस हिसाब से भी नेगेटिव इंडेक्सिंग भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन है स्प्लाइस। स्प्लाइस फंक्शन का काम होता है आप एरे में बीच में कहीं भी कोई बीच में से कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए स्प्लाइस फंक्शन का यूज़ होता है। स्टार्टिंग और एंड में वैल्यू ऐड करने और डिलीट करने के लिए तो अभी मैं फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, पुश पॉप और स्प्लिट और वो सारे फंक्शन। लेकिन अगर बीच में कोई फंक्शन के थ्रू आप वैल्यू ऐड करना चाहते हैं या कुछ डिलीट करना चाहते हैं उसके लिए स्प्लाइस फंक्शन यूज़ होगा। मान लीजिए रहमान है, ये यहाँ पे एक वैल्यू, इसके बाद हम 2 और वैल्यू ऐड करना चाहते हैं इसी में, राहुल और संजय। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्प्लाइस फंक्शन का यूज़ करेंगे, इंडेक्स की वैल्यू देंगे, यानी जहाँ से आपको ऐड करना है नया। जैसे हमें रहमान से के बाद ऐड करना है तो हमें इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे 2 देनी होगी, यानी कि रहमान के बाद नेक्स्ट नंबर पे 2 नंबर पे राहुल और संजय ऐड हो जाए। हाउ मैनी डिलीटेड, यानी उसके आगे का डिलीट करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा डिलीट, अगर नहीं करना चाहते तो 0 लिख दीजिए और न्यू वैल्यू दे दीजिए। न्यू वैल्यू होगी राहुल और संजय, ये 2 चीज़ें हमको और ऐड करनी है, 2 नेम, तो ये यहाँ पे न्यू वैल्यू में हम डबल कोट में वैल्यू दे देंगे। तो इस तरह से स्प्लाइस फंक्शन काम करेगा। इंडेक्स में आपको वो वैल्यू देनी होगी जहाँ से आपको ऐड करना है नए वैल्यूज़, और अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आपको जितने एलिमेंट डिलीट करने हैं वहाँ पे नंबर देने होंगे और नई वैल्यू आप इस तरह से ऐड करेंगे। तो इंडेक्स वैल्यू देते वक्त ध्यान रखें। इसे आइए प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। अब देखिए ये मैंने एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में एक एरे बना लिया है ए और इसको प्रिंट करा लिया है। इसकी कुछ वैल्यूज़ भी कम कर लेते हैं, बहुत लंबा एरे होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो अब देखिए इसे प्रिंट करा लेते हैं।
तो इस एरे में सिंपली कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमने इसको प्रिंट करा लिया है। अब इसमें हम स्प्लाइस करते हैं, यानी कि स्प्लाइस फंक्शन का यूज़ करके कुछ नई एलिमेंट्स ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा, क्योंकि हम उसी एग्जिस्टिंग एरे में ही ऐड कर रहे हैं नए एलिमेंट, तो हमें लिखना होगा ए डॉट स्प्लाइस और उसके बाद इसमें पैरामीटर में पास करना होगा पैरेंथेसिस के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले आपको इंडेक्स, कौन सी इंडेक्स वैल्यू से आप ऐड करना चाहते हैं। जैसे 0 पर है संजय, नंबर 1 पे है अमन, 2 पर रहमान, 3 पे राहुल। तो हमें करना है 2 पे ऐड, यानी कि अमन के बाद 2 पे ऐड करना है और हमें कोई डिलीट नहीं करना, इसलिए 0 लिख दिया है। और कौन सी 2 वैल्यूज़ ऐड करनी है उसका नाम लिख देते हैं नेहा। जब भी नेम ऐड करना होता है तो अपने दोस्तों के नाम याद आते हैं, नेहा, करण। जैसे ये मैंने 2 नाम लिख दिए हैं। तो अब देखते हैं कि इसका प्रिंट देखते हैं क्या आएगा प्रिंट आउट में। देखिए यहाँ पे 2 आ गए हैं, अमन के बाद आ गई है नेहा और करण। ये 2 वैल्यूज़ ऐड हो गई हैं। 0 पे क्या था संजय, अमन 1 पे, और नंबर 2 से नेहा और करण नई वैल्यू ऐड हो गई है। डिलीट कुछ नहीं किया है, इसलिए वो आगे शिफ्ट हो गए हैं एलिमेंट, क्योंकि हमने डिलीट नहीं किया। अगर डिलीट किया होता तो वो हट जाते। तो ये डिलीट नहीं किया, 0 लिखा। अगर मान लीजिए 1 कर देते हैं डिलीटेड वैल्यू में, तो इसमें एक वैल्यू डिलीट कर देगा। कौन सी वैल्यू डिलीट हुई, रहमान को डिलीट कर दिया और नेहा और करण ऐड हो गए। तो एक वैल्यू नेक्स्ट वाली डिलीट हो गई। तो इसी तरह 2 करेंगे तो 2 वैल्यू डिलीट हो गई। देखिए रहमान और राहुल डिलीट हो गई, नेहा और करण ऐड हो गई। तो इसी तरह से नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आप इसमें डिलीट भी कर सकते हैं, साथ में नई वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं। जहाँ से आपको ऐड करनी है उस जगह पे आपको इंडेक्स वैल्यू देनी होगी। इसमें इसके अलावा माइनस में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी आप कर सकते हैं। जैसे -2 लिख दिया तो -2 क्या होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि रिवर्स, जैसे -1 पीछे से -1 -2 -3 -4, तो -2 पे आ रहा है रहमान, तो रहमान -2 यानी वहाँ से ऐड होगा। और यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इसको भी यहाँ पे देखिए नेहा और करण ये दोनों ऐड हो गए हैं बीच में। तो यहाँ एक वैल्यू डिलीट करके -2 से हमने नई वैल्यूज़ ऐड कर दी हैं। तो देखिए रहमान डिलीट हो गया और -2 से नेहा और करण ऐड हो गए हैं। तो इस तरह से हम इसमें वैल्यू, अब मान लीजिए आपने माइनस हटा दिया, 2 लिख दिया मान लीजिए सिर्फ, तो 2 हमने कोई नई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, बस हमने ये कहा कि इंडेक्स नंबर 2 से 2 एलिमेंट डिलीट कर दो। तो इसमें डिलीशन का भी काम हो जाता है। तो 0 और 1 छोड़ करके बाकी 2 आगे के डिलीट कर देगा। 2 एलिमेंट डिलीट करने हैं, तो यहाँ पे सिर्फ बचा संजय और अमन, ये 2 वैल्यूज़ बची। तो ये डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई नई वैल्यू ऐड करनी है तो आप दीजिए, नहीं तो आप सिर्फ इंडेक्स नंबर दीजिए, वहाँ से वैल्यू डिलीट हो जाएगी। तो ये कुछ फंक्शंस थे। आइए अब नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, इज़ एरे। देखिए स्प्लाइस आपने पढ़ लिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इज़ एरे और इंडेक्स ऑफ फंक्शन को हम समझेंगे कि किस तरह से ये काम करते हैं। तो अब नेक्स्ट फंक्शन है इज़ एरे। अब देखिए यहाँ पे 3 वैल्यूज़ दिए हैं। एक पहला है ए एरे है और दूसरा है बी नाम का वेरिएबल जिसमें कुछ वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर की गई है, और तीसरा वेरिएबल है सी जिसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की गई है। राहुल नाम मान लीजिए स्टोर किया गया है। तो वैसे तो देखने से पता चल रहा है कि ये पहला वाला ए जो है एक तरह का एरे वेरिएबल है और डेटा टाइप है, बी एक इंटीजर वैल्यू होल्ड कर रहा है और सी जो है एक स्ट्रिंग वैल्यू होल्ड कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको इस एरे की हेल्प से आप पता कर सकते हैं, फंक्शन की हेल्प से, कि इनमें से कौन सा एरे है। आप चेक करा सकते हैं कि एरे कौन सा वेरिएबल एरे का डेटा टाइप वाला है। तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे इज़ एरे फंक्शन। तो आइए इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक एरे लिया हुआ है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, इसे मैंने प्रिंट करा लिया है। ए नाम का एरे लिया हुआ है। अब इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमको अब लिखना पड़ेगा, सबसे पहले एक वेरिएबल लेना होगा जिसमें वैल्यू होल्ड करा लें। तो उसके लिए यहाँ पे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए वेर टाइप का बी, और इसमें एक्चुअली ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए एक वेरिएबल ले लिया बी इज इक्वल। फिर इसमें एरे लिखना पड़ेगा आपको इस तरह से, एरे फिर डॉट इज एरे लिखना पड़ेगा। फिर पैरेंथेसिस में आपको वो पर्टिकुलर वेरिएबल पास करना होगा जिसे आप चेक कराना चाहते हैं। जैसे मेरे को ए एरे जो है
उसको चेक कराना, तो ए पास किया, अब इसे प्रिंट कराया, यहाँ पे वैल्यू क्या रिटर्न करी, ट्रू। बी को मैंने प्रिंट कराया तो वैल्यू ट्रू रिटर्न करी, हाँ ये एरे है, तो बी में ट्रू और या फॉल्स जो भी होगा आपको रिटर्न करके दे देगा। अब इसी तरह से मान लीजिए हम ए में कोई वैल्यू न्यूमेरिक डाल देते हैं और इसको चेक कराते हैं कि ये एक एरे है या नहीं, तो ऑब्वियसली आपको पता ही है ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ये एक एरे नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड कर रहा है। इसी तरह से ए में हम कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल देते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट या फिर नेम, तो मैंने ये वैल्यू डाल दी है। अब इसको चेक कराते हैं कि ये एरे है या नहीं, ऑब्वियसली ये फॉल्स है। तो इस तरह से इस एरे फंक्शन वर्क करता है, जिसकी हेल्प से आप पता कर सकते हैं कोई भी वेरिएबल या डेटा टाइप ये एरे है या फिर नहीं है। इसके अलावा आप इसे कंडीशन में भी डाल के चेक करा सकते हैं। इसके लिए आपको इफ़ में कंडीशन डालनी होगी कि पहले आप लिखेंगे एरे डॉट इज़ एरे, उसमें वैल्यू पास कर देंगे, फिर उसके बाद उसमें आप मैसेज पास कर सकते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपका मैसेज प्रिंट कर दे, यस दिस इज़ एरे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप मैसेज प्रिंट करा दीजिए, या दिस इज़ एरे, या बी इज़ एरे, या फॉल्स में दिस इज़ नॉट एन एरे। इस तरह का आप मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। तो ये बेसिकली बहुत ही सिंपल फंक्शन है कि आपको एरे चेक करने के लिए यूज़ होता है, कि ये फंक्शन की हेल्प से आप पता कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप या वेरिएबल एरे टाइप का है या फिर नहीं है। यहाँ पे ट्रू लिखने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही ट्रू रिटर्न करता है। तो अब इसे देखिए रन कराया, दिस इज़ एरे ये आ रहा है क्योंकि एरे है। तो अब इसमें मैंने कोई वैल्यू डाल दी, अब ए को चेक कर रहा है, दिस इज़ नॉट एन एरे, देखिए इसे मैसेज प्रिंट करा रहा है कंडीशन चेक करने के बाद, दिस इज़ नॉट एन एरे। तो इस तरह से ये फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन है इंडेक्स ऑफ। इसका काम होता है एरे में हमें ये सर्च करना कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट है कि नहीं है एरे में। ये सर्च करने के लिए हम पर्टिकुलर फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए इस एरे में अमन है या फिर नहीं है ये पर्टिकुलर एलिमेंट, तो इसको सर्च करने के लिए हमें लिखना होगा इंडेक्स ऑफ और फिर सर्च आइटम, यानी कि जो पर्टिकुलर हमें आइटम सर्च करना है वो देना होगा डबल कोट में, और फिर हमें स्टार्ट देना होगा। वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो इंडेक्स वैल्यू ये रिटर्न कर देगा जहाँ पे है। तो सर्च आइटम में मान लीजिए मैंने अमन दे दिया, स्टार्ट में मतलब कहाँ से स्टार्ट करे सर्च करना। अगर हम नहीं देंगे स्टार्ट तो 0 से स्टार्ट करेगा और नंबर 1 पे आएगा और ये रिटर्न कर देगा कि हाँ नंबर 1 पे है अमन। लेकिन आगे भी देख रहे हैं आप नंबर 3 पे भी दिया हुआ है। तो अगर हम स्टार्ट देते हैं 2 कि 2 से स्टार्ट करे सर्च करना, 1 से नहीं, तो रहमान के बाद से सर्च करना शुरू करेगा कि अमन है कि नहीं है। तो एक यहाँ पे तीसरे नंबर पे रिटर्न करेगा कि 3 नंबर पे अमन है। तो इस तरह से आइए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरह से होगा। तो मैंने एक एरे ले लिया है और उसमें कुछ एलिमेंट्स डाल लिए हैं और इस एरे को मैंने प्रिंट करा लिया है। अब इसमें हम चेक करेंगे कि किसी एलिमेंट को चेक करते हैं कि है या नहीं। तो इसके लिए एक वेरिएबल ले लिया बी और इसमें लिया है एरे लिया है ए डॉट इंडेक्स ऑफ का ओ जो है कैपिटल रहेगा। अब इसमें हमें वो आपको वैल्यू पास करनी है जो हमें सर्च करनी है। तो इंडेक्स ऑफ में हमने मान लीजिए अमन पास किए वैल्यू डबल कोट में, हमें सर्च करना है कि ये है इस एरे में कि नहीं है। तो हमने बी प्रिंट कराया। तो इसमें देख रहे हैं आप ये एरे में नंबर 1 पे अमन है, 0 नंबर पे संजय है, 1 इंडेक्स वैल्यू पे अमन है। इसी तरह से मान लीजिए हमने रहमान सर्च किया तो 2 पे आया, इंडेक्स नंबर 2 पे, तो 2 रिटर्न कर रहा है, 2 आ गई वैल्यू। इसी तरह से फिर से मान लीजिए अमन हम सर्च कर रहे हैं, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि ये कहाँ से सर्च करना शुरू करें। तो हम ये स्टार्ट कहाँ से करें, उसके लिए मैंने दे दिया है 2। तो यानी 0 पे संजय है, 2 पे अमन है, रहमान के बाद से सर्च करना शुरू करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या रिटर्न करता है 3। तो रहमान के बाद से सर्च कर रहा है तो तीसरे नंबर पे अमन आ रहा है तो 3 रिटर्न कर रहा है, 3 आ रही है वैल्यू। तो इस तरह से आप स्टार्ट वैल्यू भी दे सकते हैं कि कहाँ से आप सर्च करवाना चाहते हैं इसे। तो वहाँ से अगर वैल्यू देंगे तो वहीं से सर्च करना शुरू करेगा। तो ये एरे में एलिमेंट है या फिर नहीं है इसको चेक करने के लिए यूज़ होता है। मान लीजिए कोई एलिमेंट है ही नहीं, उसको हम डाल देते हैं सर्च के लिए। मान लीजिए नेहा डाल दिया जो इसमें है ही नहीं, तो उसकी हमेशा वैल्यू -1 रिटर्न करेगा, ये याद रखिएगा। तो -1 तब रिटर्न करता है जब वो पर्टिकुलर एलिमेंट एरे में ना हो। नेक्स्ट फंक्शन है लास्ट इंडेक्स ऑफ।
जैसे अभी आपने पढ़ा इंडेक्स ऑफ, उसमें सर्च करता है एलिमेंट को, इसमें लास्ट से सर्च करना शुरू करता है, यानी लास्ट के एलिमेंट से सर्च करना शुरू करता है एलिमेंट को। मान लीजिए इसमें अमन सर्च करना है और इसमें सर्च एलिमेंट में आपने दे दिया अमन, लेकिन इसमें कहाँ से स्टार्ट करे तो ये आपको बताना पड़ेगा, लेकिन इसमें लास्ट से सर्चिंग शुरू करेगा, यानी पीछे से सर्च करना शुरू करेगा। तो ये तीसरे नंबर पे बताएगा कि थर्ड नंबर पे अमन है, या नंबर 1 वाला आप तक पहुंचेगा ही नहीं, थर्ड नंबर पे मिलेगा उसे ही पहले शो कर देगा। ये फंक्शंस तब यूज़ होते हैं जब हम बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा देख रहे होते हैं और उसमें सर्चिंग करते हैं। आइए प्रैक्टिकली इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो मैं उसी प्रोग्राम में आगे एक सी और वेरिएबल ले लेती हूँ और ए एरे में लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन यूज़ करके इसमें अमन डाल देती हूँ कि सर्च करके बताए। तो इसमें अब इसको प्रिंट करा लेते हैं, सी की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, क्योंकि सी में लास्ट इंडेक्स ऑफ का वैल्यू आया है। तो अब इसको प्रिंट करा लेते हैं, ज़रा सा यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो अब देखिए इसको सर्च कराया तो यहाँ पे 3 आ रहा है। अब देख रहे हैं लास्ट से सर्च कर रहा है तो लास्ट नंबर यानी पीछे से इसको थर्ड नंबर पे 3 मिला, अमन मिला, तो थर्ड इंडेक्स वैल्यू ये शो कर रहा है 3 नंबर वाली। तो इस तरह से ये काम करता है, यानी लास्ट से सर्च करना शुरू करता है। तो अब मान लीजिए इसमें इन माइनस में भी वैसे वैल्यू हम दे सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने दे दिया अमन और कॉमा 2 लिख दिया, यानी ये रहमान से सर्च करना शुरू करे, यानी कि हाँ, तो अब रहमान के बाद से सर्च करना, यानी लेफ़्ट साइड राइट से लेफ़्ट की तरफ सर्च करना शुरू करे। तो अमन अब यहाँ पे 1 नंबर पे आएगा, क्योंकि 0 नंबर पे संजय है, 1 नंबर पे अमन है। तो ये पीछे से आगे की तरफ डिसेंडिंग और मतलब पीछे से आगे की तरफ सर्च करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले इसको 3 वाला मिला, फिर हमने इंडेक्स में नंबर दिया तो ये नंबर 1 वाला मिला। अब देखिए मान लीजिए इसमें -1 तब सर्च इसमें भी तभी दिखाएगा जब वो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं होगा इंडेक्स में, यानी कि एरे में वो अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो हमेशा -1 ही दिखाएगा, चाहे लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन हो या इंडेक्स ऑफ फंक्शन हो। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट फंक्शन है इंक्लूड। इंक्लूड्स फंक्शन का काम होता है कि एरे में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, उसको देखने के लिए कि फाइंड आउट करने के लिए ये एलिमेंट है या नहीं, तो उसके लिए इस इंक्लूड फंक्शन का यूज़ होता है। इसमें सर्च आइटम में आपको पर्टिकुलर एलिमेंट देना होता है, डबल कोट में या एलिमेंट डालना होता है, फिर वो सर्च करके ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। ये इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने ये एक एरे बना लिया है और उसमें वैल्यू भी डाल दी है और उसे प्रिंट करा लिया है। अब मैं फंक्शन यूज़ करती हूँ इंक्लूड फंक्शन। तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं जो वैल्यू होल्ड करेगा ट्रू और फॉल्स, क्योंकि ये रिटर्न ट्रू और फॉल्स ही करता है। तो एरे का नाम है ए डॉट इंक्लूड्स। फिर इसमें मैंने जो हमें सर्च करना है, जो पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करना है, उसको डबल कोट में लिखना होगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया राहुल, ये पर्टिकुलर एलिमेंट है या नहीं इसको सर्च करने के लिए। तो अब बी जो जिसमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न हुई होगी उसको मैं प्रिंट करा लेती हूँ। देखते हैं इसमें क्या वैल्यू रिटर्न करता है। इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब बी को प्रिंट करा लेते हैं। तो अब इसको सेव करके रन कराते हैं। देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है, यानी कि राहुल एरे में प्रेजेंट है, तो इसलिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह से ये इंक्लूड फंक्शन काम करता है, पर्टिकुलर एरे में एलिमेंट सर्च करने के लिए है या नहीं। इसी तरह से नेहा मान लीजिए सर्च किया, नेहा इसमें प्रेजेंट नहीं है इसलिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अब मान लीजिए इसमें मैंने लिख दिया अमन, अमन इसमें लिखा है मैंने, और यहाँ पे फिर भी फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि अमन यहाँ पे ए कैपिटल में दिया हुआ है एरे में और मैंने सर्च आइटम में स्मॉल में ए दिया है। तो ये केस सेंसिटिव होता है, ये आप याद रखिएगा। तो इसको कैपिटल करके देखिए सर्च करते हैं, सेव करके रन कराते हैं, देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये केस सेंसिटिव होता है, उस हिसाब से आप वैल्यूज़ डालिएगा जो आप सर्च कराना चाहते हैं। ट्रू या फॉल्स वैल्यू ये रिटर्न करता है। तो ये होता है काम इंक्लूड फंक्शन का। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सम फंक्शन की। सम फंक्शन का यूज़ होता है कि हमें चेक कराना है कि पर्टिकुलर इसमें मान लीजिए ये एक एज नाम का एरे है, उसमें अलग अलग एज दी हुई है और इसमें हमें चेक कराना है कि इसमें कौन सा वेर एडल्ट एज, मान लीजिए 18 है, तो एक एडल्ट एज 18 है, इसमें 18 प्रेजेंट है या नहीं है, 18 से ज़्यादा या कम तो नहीं है। तो उसको चेक कराने के लिए हमें सम फंक्शन यूज़ करना होगा। उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर फंक्शन पास करेंगे
और उसकी डेफिनेशन भी हमें देनी होगी। जैसे हमें उस फंक्शन में डेफिनेशन में हमें एक कंडीशन चेक करानी होगी कि एज इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू एज एडल्ट एज। तो ये हम फंक्शन एक बनाएंगे और उसमें ये कंडीशन चेक कराएंगे और उसे हम फंक्शन को, जो हमने बनाया फंक्शन, वो सम में पास कर देंगे आर्गुमेंट में। फिर उसके बाद अगर एक भी कंडीशन उसमें ट्रू हमें मिल जाती है फंक्शन पास करने के बाद, तो अगर ट्रू मिलेगा तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये मैंने एग्जांपल दिया है एडल्ट एज का। जैसे आप इस तरह का कोई भी फंक्शन बनाकर ये सम में पास कर सकते हैं और चेक करा सकते हैं, और अगर ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स, इस तरह से ये चेक करता है। तो इसके लिए ये सिंपली ऐसे यूज़ नहीं होता है वन लाइन में आप जैसे अभी तक यूज़ करते आ रहे थे। इसके लिए आपको एक फंक्शन डिफ़ाइन करना पड़ेगा, फिर उसको इसमें पास करके चेक कराना पड़ेगा कंडीशन को। फिर अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कोई भी कंडीशन अगर आपको ट्रू मिलता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। इसको आप प्रैक्टिकल के थ्रू बेटर समझ पाएंगे। तो आइए समझते हैं। ये मैंने एक एरे ले लिया है, इसको प्रिंट करा लिया है। अब यहाँ पर हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं। मान लीजिए एज मैंने ये सारी प्रिंट करा ली, आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यूज़ आपको दिख रही होंगी। अब यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं बी, और इसमें हम एक एजेस हमारे एरे का नाम है, डॉट सम फंक्शन कॉल करते हैं, और इसके पैरेंथेसिस में हम एक फंक्शन कॉल करेंगे। बेसिकली ये फंक्शन अभी हमें डिफ़ाइन करना है, अभी बनाया नहीं है, लेकिन पहले हम इसको कॉलिंग में किस तरह डालेंगे, जो भी हमने डिफ़ाइन किया है फंक्शन उसका नाम डालेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कोई फंक्शन का नाम डाल दिया चेक एडल्ट, ये अभी चलेगा नहीं क्योंकि ये फंक्शन मैंने डिफ़ाइन नहीं किया है चेक एडल्ट, ठीक है। तो इस तरह से वन लाइन में जो फंक्शन हमने बनाया वो इसको इसमें कॉल करेंगे अब, और इसको प्रिंट करा देंगे बी की वैल्यू, जो कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी हमें। अब हमारा दूसरा काम होगा कि जो मैंने फंक्शन इसमें पास किया है चेक एडल्ट, उसको डिफ़ाइन कर दें। तो फंक्शन डिफ़ाइन करने के लिए लिखना होगा फंक्शन चेक एडल्ट। ये फंक्शन वाला वीडियो में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझाया कैसे फंक्शन डिफ़ाइन होता है। फिर इसके अंदर हम कंडीशन डाल देंगे, जो भी हमें कंडीशन एजेस पास कर दिया, मान लीजिए जो भी एज आ रही है पास होकर के उसमें आ रही है, और इसमें क्या रिटर्न करे, यहाँ पे हम कंडीशन डाल देते हैं। मान लीजिए कि एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये मैंने कंडीशन डाल दी। अब ये अगर कंडीशन फुलफ़िल होती है, ट्रू होती है, ये जब फंक्शन पास होगा तो अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो बी में ट्रू आएगा और ट्रू आएगा प्रिंट में, अदरवाइज़ फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये कंडीशन को चेक करेगा। तो अभी हम देखते हैं इसमें 18 प्रेजेंट है या नहीं। तो हाँ, कंडीशन ट्रू हो रही है, इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल, इक्वल आ रहा है, तो 18 कंडीशन ट्रू है, इसलिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब मान लीजिए इसमें फिर से हम कुछ और चेक कराते हैं। यहाँ पे एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो यहाँ पे 15 कर दिया, ये वाला तो फॉल्स हो गया, लेकिन 20 प्रेजेंट है, इसलिए फिर भी 2 आ रहा है। अब उसी तरह से मान लीजिए हम इसमें एरे में मान लीजिए चेंज कर देते हैं, यहाँ 20 की जगह पे कुछ 2 वैल्यू कर देते हैं। अब देखते हैं, कंडीशन को सेव करके रन कराते हैं, तो अब देखिए फॉल्स आ रहा है, तो यानी कि कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसलिए ये फंक्शन फॉल्स वैल्यू रिटर्न करा। इस तरह से, जैसे ये एग्जांपल है जो फंक्शन मैंने बनाया, इस तरह से आप कोई भी फंक्शन की डेफिनेशन देके उस फंक्शन को इसमें डाल के चेक करा सकते हैं, ट्रू और फॉल्स वैल्यू ये रिटर्न करेगा। तो अगर हमें एक भी ट्रू मिलेगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज़ फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से काम करता है, ये वन लाइन डायरेक्ट काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं एवरी फंक्शन की। ये सम फंक्शन से थोड़ा अपोजिट है। अभी तक सम फंक्शन में कोई एक वैल्यू भी मतलब ट्रू रिटर्न हो रहा होता है, एक कंडीशन में भी ट्रू रिटर्न हो रहा था तो ट्रू पास कर देता था टेस्ट को, बट इसमें सारे ही ट्रू होने चाहिए। यानी मान लीजिए एडल्ट एज 18 है तो सारे ही एलिमेंट की वैल्यू 18 के इक्वल या उससे बड़े होने चाहिए, उससे छोटा कोई भी होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। 18 प्रेजेंट है फिर भी अगर कोई और मैच नहीं करता तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आइए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं। देखिए मैंने अभी इसमें सम फंक्शन जो बनाया है उसकी जगह पे हम लिख देते हैं एवरी, और फंक्शन वही सेम वर्क करेगा, बट इसमें क्या है कि जो मैंने कंडीशन दी हुई है एज इज़ ग्रेटर देन 18, तो 18 से बड़ी होनी चाहिए एज या उसके इक्वल होनी चाहिए। यानी
हर एक एलिमेंट को चेक करेगा 18 से बड़ी हो या उसके इक्वल हो। अगर एक भी छोटी हुई तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। मान लीजिए इसकी वैल्यूज़ में हम कुछ चेंजेस भी कर देते हैं। मान लीजिए इस 13 को हम 19 कर देते हैं, 15 को ये 20 कर देते हैं इसको, फिर भी देखिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है। बढ़ाने के बाद भी हर एक एलिमेंट का इससे ज़्यादा होना चाहिए। 19 कर दिया, अब इसको 25 कर दिया, अभी भी फॉल्स रिटर्न कर रहा है। इसको मान लीजिए 100 कर देते हैं, उसे 20, देखिए अब ट्रू रिटर्न कर रहा है। सारे एलिमेंट जो है 18 के इक्वल या उससे बड़े होने चाहिए, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, यानी सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तब रिटर्न करेगा। बस इतना ही डिफरेंस है सम और एवरी में। सम में कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो वो ट्रू रिटर्न कर देता है, बट इसमें सारे एवरी यानी सबको चेक करेगा, सारी ही ट्रू होनी चाहिए, सबको कंपेयर करेगा। अगर वो सारी ट्रू होंगी तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एवरी और सम फंक्शन में। तो अभी आपने पढ़ा सम और एवरी फंक्शन। तो ये जितने भी रेड में आपको दिख रहे हैं सारे हमने कवर कर लिए हैं, और अभी और भी कुछ फंक्शंस बचे हैं जिन्हें हम आगे आने वाले वीडियो में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब देखिए फाइंड फंक्शन की बात करते हैं। फाइंड फंक्शन में हमें मान लीजिए एजेस नाम का एक एरे है, और इसमें कई सारे एलिमेंट दिए हुए हैं और एजेस दी हुई हैं। मान लीजिए इसमें एडल्ट एज 18 है और एडल्ट एज से बड़ी या उसके इक्वल कोई वैल्यू मिलती है हमें कंडीशन चेक कराने पे, एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एडल्ट एज, यानी 18 के इक्वल या उससे बड़ा मिलता है। और पहली वेरी फर्स्ट कंडीशन जब पास कर देता है, यानी स्टार्टिंग में चेक करना शुरू किया, पहले ही दूसरे जो भी सबसे पहला एलिमेंट में ये कंडीशन में टेस्ट पास होता है उसी में वैल्यू रिटर्न कर देता है ट्रू और फॉल्स, और उसके बाद आगे चेक ही नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना होगा फाइंड, फिर फंक्शन का नाम यानी जो भी चेक करा रहे हैं वो फंक्शन पास करना होगा, और स्टार्टिंग में चेक करता जाएगा, और जो पहली अगर कंडीशन ट्रू मिल जाएगा चेक करके टेस्ट पास कर लेगा, फिर वो रिटर्न कर देगा और आगे का चेक ही नहीं करेगा। तो फाइंड में अगर पहले ही रिजल्ट मिल जाता है, कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो आगे का चेक नहीं करता है, वो वैसे का ही छोड़ देगा। तो इस तरह से काम करता है फाइंड फंक्शन। इसी तरह से इसी से मिलता जुलता एक और फंक्शन है, फाइंड से ही मिलता जुलता है, जिसका नाम है फाइंड इंडेक्स। तो यहाँ पे पहली कंडीशन कौन सी ट्रू हो रही है, 10 तो पास नहीं करेगा क्योंकि 18 से छोटा है। दूसरी कंडीशन 23 जो 18 से बड़ा है पास हो रही है, तो यहीं पे रिटर्न कर जाएगा, आगे 19 20 चेक ही नहीं करेगा। अब फाइंड इंडेक्स में क्या होता है, यहाँ पे बस सेम बिल्कुल वैसे ही फंक्शन फाइंड की तरह ही काम करता है। 18 को चेक करा रहा है मान लीजिए, और 10 से अगर बड़ा है या सॉरी 18 से बड़ा है तो पास करेगा कंडीशन, अदरवाइज आउट ऑफ द एरे यानी बाहर आ जाएगा। तो 10 तो नहीं पास कर रहा, फिर 23 पे आया और 23 में कंडीशन ट्रू हुई और आगे चेक नहीं करेगा। लेकिन इसमें ये इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करता है, यानी जो भी एरे का एलिमेंट जैसे 23 मिला है, 23 की इंडेक्स वैल्यू जो होगी वो रिटर्न करेगा। 23 की इंडेक्स वैल्यू जैसे आपको बताया था 0 से स्टार्ट होती है एरे की इंडेक्स वैल्यू, तो 10 की इंडेक्स वैल्यू होगी 0, 23 की होगी 1, 19 की 2 और 20 की 3। तो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 23 की 1 आ रही है, तो 1 रिटर्न कर देगा। तो ये काम होता है फाइंड इंडेक्स का। आइए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं कैसे किया जाएगा। तो देखिए मैंने एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है और एजेस नाम का वेरिएबल बना लिया है, इसमें कुछ नंबर्स लिख लिए हैं और इसे प्रिंट भी करा लिया है। तो अब हम लिखते हैं फंक्शन जो कि हमें यूज़ करना है फाइंड। तो एक बी नाम का वेरिएबल ले लिया है, इसमें एजेस जो कि हमारा एरे है, और डॉट फाइंड। अब इसमें मैं एक फंक्शन बनाऊंगी और उसे पास कर देती हूँ फंक्शन नेम। फंक्शन बना करके फिर इसको डिफ़ाइन करेंगे अभी। वही फंक्शन जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, चेक अडल्ट नाम का एक फंक्शन बना लिया है, और फिर इसको देखिए नीचे मैंने डिफ़ाइन कर लिया है। इसमें जो बी की वैल्यू आई है उसे प्रिंट करा लिया है। देखिए वही सेम चीज़ है, एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो अगर 18 से बड़ा मिल रहा है तो एरे में कौन सा एलिमेंट हमें 18 से बड़ा मिल रहा है, 10 तो ये टेस्ट पास नहीं कर रहा है, पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पे 23 पास कर रहा है, तो रिटर्न 23 कर रहा है। तो फाइंड जो है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट करा देता है। अब फाइंड इंडेक्स में बस इतना ही होता है कि वो इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कराता है, जैसा कि मैंने अभी बताया।
तो देखिए 23 पे क्या इंडेक्स वैल्यू आ रही है, 10 की 0 है, 23 पे ही मिल रहा है, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर दी 1। आगे तो चेक करेगा नहीं, क्योंकि ये पहला अगर ट्रू मिल जाता है, कंडीशन फुलफिल होती है, तो बाद में ये आउट हो जाता है, फिर उसके बाद आगे चेक नहीं करता है। तो इस तरह से फाइंड और फाइंड इंडेक्स वर्क करता है, जिसमें फाइंड में वो पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न कर देता है और फाइंड इंडेक्स में इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन है फ़िल्टर। फ़िल्टर फंक्शन का काम क्या होता है, फ़िल्टर करके कंडीशन के अकॉर्डिंग एक नई एरे रिटर्न करना। अब देखिए यहाँ पे एक एज है नाम का एरे है, इसमें कुछ नंबर्स दिए हैं। एडल्ट एज मान लीजिए 18 मैंने डाल दी है, और अब इसमें चेक कर रहा है, मान लीजिए एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एडल्ट, यानी 18 से इक्वल या उससे बड़ी जो भी नंबर्स हो वो एक नए एरे में डाल के उसे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे यूज़ करना होगा फ़िल्टर, और फ़िल्टर फंक्शन नेम इसमें पास करना होगा, और जिसमें कंडीशन डिस्क्राइब होगी, और कंडीशन जो भी पास करेगा, टेस्ट पास होगा जो कंडीशन में, तो वो एलिमेंट उस पर्टिकुलर एरे में आ जाएगा। यानी कि फ़िल्टर एक नया एरे बना देगा, और उसमें जो भी कंडीशन में पास हो रहा है वो एलिमेंट उस नए एरे में आ जाएगा, और उसे हम प्रिंट करा सकते हैं। तो फ़िल्टर एक नई एरे क्रिएट कर देगा, जैसे कि पहली कंडीशन 10 तो पास नहीं हो रही 18 से, 23 और 20 आएंगे। अब इसको प्रैक्टिकल के थ्रू देखिए मैंने एक एरे बना लिया है, उसमें कुछ एलिमेंट डाल लिए, एजेस नाम का एरे है, और उसे प्रिंट भी करा लिया है। अब हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए वेर बी, जिसमें हम फ़िल्टर फंक्शन से जो भी रिटर्न होके नया एरे आएगा जो कि बी में स्टोर हो जाएगा। तो अब एजेस लेंगे जो कि इसी एरे पे हमें ढूंढना है, सर्च करना है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो एजेस नाम का एरे लिया, डॉट फिल्टर, इसमें फ़िल्टर लगाया फंक्शन। अब इसमें हम वो फंक्शन पास करेंगे जिसको अभी हम बाद में डिफ़ाइन करेंगे। मान लीजिए इसमें चेक एडल्ट नाम का एक फंक्शन नेम पास कर दिया है, जिसको अभी हम बाद में डिफ़ाइन करेंगे। अभी बी को प्रिंट करा लेते हैं। बी की जो भी वैल्यू आएगी रिटर्न करेगा नया एरे, फिल्टर के बाद उसको प्रिंट करा लिया। अब ये चेक एडल्ट फंक्शन अभी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसे हमने अभी डिफ़ाइन नहीं किया है। तो अब इसे हम डिफ़ाइन करेंगे। रिटर्न में यहाँ पे हम कंडीशन दे देते हैं, मान लीजिए एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। जो एजेस पास कर दिया पैरामीटर, जो जो वैल्यू आती जाएगी वो चेक करेगा। एजेस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब देखिए ये जो भी एज पैरामीटर में पास हुई उसे चेक करेगा। अब देखेगा पहला एलिमेंट 10 है, और 10 को कंपेयर कराएगा, ये एज 18 से छोटा है तो ये आगे मूव कर जाएगा। फिर 12 से कंपेयर कराएगा, ये भी छोटा है, आगे मूव कर जाएगा। अब 19 से चेक कराएगा, ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसे एरे में डाल देगा। फिर 20 से चेक कराएगा, ये भी कंडीशन ट्रू हो रही है, एरे में डाल देगा। तो दो बी एरे है, इसमें दो एलिमेंट आ गए 19, 20। ये दो एलिमेंट नए एरे में बन गए, जो कि फ़िल्टर के थ्रू बनाया गया है। तो ये एक नई एरे रिटर्न करके हमें देगा। अब मान लीजिए हम इसमें वैल्यू चेंज कर देते हैं, कुछ एरे में पहला एलिमेंट 50 कर देते हैं। तो अब देखिए ये 50 में कंडीशन ट्रू हो रही है, तो 50 को भी डाल दिया है नए एरे में। तो इस बार नई एरे बन गई है बी की 50, 19, 20। तो ये 3 एरे बन गई हैं। तो इस तरह से जो फ़िल्टर फंक्शन है ये एग्जिस्टिंग एरे से कंडीशन के अकॉर्डिंग फ़िल्टर करके नए एलिमेंट्स को ऐड करता है नए एरे में। अब नेक्स्ट फंक्शन है टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग फंक्शन का काम होता है एरे में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हें कंबाइन करके एक स्ट्रिंग में बदल देता है। जैसे ये एलिमेंट दिए हुए हैं, इन्हें पूरा एक स्ट्रिंग में बदल देगा, ये काम होता है टू स्ट्रिंग फंक्शन का। तो ये संजय अमन रहमान, ये कंप्लीट एक स्ट्रिंग बन जाएगी, और ये फंक्शन अप्लाई करने के बाद फिर इसमें एरे के फंक्शन बाकी के काम नहीं करेंगे। तो आइए एक HTML का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है, अब इसमें करते हैं। देखिए ए नाम का एक एरे लिया है, इसमें कुछ वैल्यूज़ मैंने डाल दिए हैं। अब ए डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं, बस सिंपली इसे लिखना है। फिर उसके बाद अब देखिए प्रिंट कराएंगे ए को डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। तो ये जो भी वैल्यू प्रिंट करेगा वो एज ए स्ट्रिंग हो जाएगा। ये कंप्लीट एक स्ट्रिंग है। अब इस पे एरे की कोई भी, जितने भी अभी आपने फंक्शंस पढ़े हैं वो कोई भी फंक्शंस वर्क नहीं करेंगे, एक नॉर्मल एक स्ट्रिंग कहलाएगा। अब नेक्स्ट एरे का फंक्शन है वैल्यू ऑफ। वैसे इसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, सिंपली हम एरे की जो वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो इसको भी वैल्यू ऑफ का काम बस इतना ही होता है कि एरे की कोई भी वैल्यू को प्रिंट करना होता है। तो आप वैल्यू ऑफ एरे का नाम डालेंगे, डॉट वैल्यू ऑफ लिखेंगे तो वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। बट ये नॉर्मली भी वैसे ही प्रिंट करता है।
तो बस ये एक फंक्शन है जो एरे की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट फंक्शन है फिल। फिल फंक्शन का काम होता है कि आपके एरे एलिमेंट जो भी दिए हुए हैं इसकी जगह पे आप कोई नया वर्ड फिल करना चाहते हैं, उसको रिप्लेस करके नया वर्ड फिल कर देगा। मान लीजिए ये जो नाम लिखे हुए हैं उसकी जगह पे हम फिल करना चाहते हैं राम, तो हर जगह इन वैल्यू की जगह राम 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 ये लिख कर आ जाएगा। तो ये फिल फंक्शन का काम है। वैसे ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में इसे यूज़ नहीं किया जाता है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए इसलिए मैंने बता दिया इस फंक्शन का क्या यूज़ होता है। आइए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू करके समझ लेते हैं एक बार। तो ये मेरा एरे है ए नाम का जिसमें वैल्यू फिल है। अब इसमें हम पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन यूज़ करके बता दें। ए डॉट वैल्यू ऑफ लिख करके देखिए ये प्रिंट हो गया, या फिर नॉर्मली आप ए भी लिखेंगे फिर भी वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो बस प्रैक्टिकल करके मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से काम होता है। अब नेक्स्ट फंक्शन है फिल फंक्शन। आइए देखते हैं फिल फंक्शन किस तरह से काम करता है। फिल फंक्शन के लिए आपको सिंपली लिखना होगा ए डॉट फिल, और यहाँ पे पैरेंथेसिस में वो वैल्यू लिखनी होगी जो इन सारी वैल्यूज़ की जगह पे आपको फिल करनी है। जैसे ये राहुल, करण, जो भी वॉटेवर जो नाम लिखे हैं उसकी जगह पे फिल करनी है, वो आप लिख देंगे। मान लीजिए मैंने राम लिख दिया तो उनकी जगह पे अब राम 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 लिख करके आ जाएगा। तो ये काम होता है फिल फंक्शन का। उसको हटा करके पुरानी वैल्यूज़ को ये पर्टिकुलर फंक्शन ये में जो वैल्यू दी है वो आ जाएगी राम। लास्ट वीडियोस में मैंने लूप कवर किया था, और लूप में वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप कवर किया था। अब फॉर ईच जो होता है ये भी एक तरह का लूप है, तो ये एरे के साथ काम करता है, तो मैं आज इसको डिस्कस करूँगी। तो एरे के साथ फॉर ईच लूप काम करता है। जैसे ए एरे दिया हुआ है जिसमें कुछ एलिमेंट्स डले हुए हैं, ये नाम है कुछ, और इसके हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे। उसमें हर एक एलिमेंट यानी हर एक वैल्यू को एक्सेस करके वो यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। तो इसके लिए ए डॉट, हमें ए एरे का नाम है, डॉट फॉर ईच, फिर पैरेंथेसिस के अंदर हमें फंक्शन लिखना होगा। फंक्शन आप अपने हिसाब जो भी आप काम कराना चाहते हैं वो फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं इसी पैरेंथेसिस के अंदर। जैसे लिखा आपने फंक्शन, फिर उसकी स्टेटमेंट डेफिनेशन लिख दी, तो वो उस हिसाब से एक्सेस करेगा वैल्यू को और आपको आउटपुट देगा। इसके पहले भी आपने कुछ मैंने एरे के फंक्शंस बताए थे, उसमें आपने फंक्शन की डेफिनेशन लिख करके बाहर फिर फंक्शन पास किया था। इसमें आप फंक्शन अंदर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, या फिर इसके बाहर भी फंक्शन डिफ़ाइन करके फंक्शन का नेम आप इसमें पास कर सकते हैं, और उस हिसाब से ये काम करेगा। तो ये होता है फॉर ईच लूप। आप कहेंगे कि ये तो काम लूप फॉर लूप से भी हो जाएगा, लेकिन वो काफ़ी लेंदी होगा, इससे ईजी पड़ेगा। तो अब मान लीजिए मैंने ये एक एरे ले लिया है, इसमें कुछ एलिमेंट्स डाल दिए हैं, वैल्यू डाल दी है। अब इसको हम फॉर ईच लूप की हेल्प से एक्सेस करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ए डॉट फॉर ईच लिखेंगे, फिर उसके बाद इसमें पैरेंथेसिस में हमें फंक्शन डिफ़ाइन करना होगा। सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे फंक्शन, फिर इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं इसमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब आपको इसमें फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। जैसे मान लीजिए आप एक एक वैल्यू को एक्सेस करके प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं उन्हें प्रिंट कराना चाहते हैं एक्सेस करके वैल्यू, तो वो आप कर सकते हैं। एक एक वैल्यू को वर्क करेगा, तो ये एक एक वैल्यू उठ करके इसमें आर्गुमेंट में पास कर दिया है वैल्यू पहले मैंने पैरामीटर में, जैसे वैल्यूज़, तो वो उठ कर आएगी और उसको एक्सेस करके प्रिंट कर देगी। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में वैल्यू प्रिंट कर दे, तो एक एक एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पर देखिए इस तरह से हो रही है। अदरवाइज़ आप नॉर्मल फॉर लूप लगा के एक्सेस करते तो थोड़ा 2-3 लाइनें और आपको ज़्यादा लिखनी पड़ती। अब देखिए ये फंक्शन जो मैंने पैरेंथेसिस के अंदर फॉर ईच के अंदर ही डिफ़ाइन कर दिया है, ये आप चाहें तो बाहर भी कर सकते हैं, और आप इसकी एरे की इंडेक्स वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। उसके लिए भी मैं एक इंडेक्स नाम का वैल्यू पास कर देती हूँ, ले लेती हूँ इंडेक्स नाम से, और इसी को प्रिंट करा देती हूँ। और तो देखिए जो भी एरे की इंडेक्स है वो भी प्रिंट होगी, साथ में इंडेक्स की जो भी वैल्यू है वो भी प्रिंट करेगी। इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया है वैल्यू से प्लस लगा के। अब इसको प्रिंट कराया तो ये देखिए 0 1 2 3 इंडेक्स वैल्यू भी आ गई, और साथ में एलिमेंट्स भी प्रिंट हो गए सारे एरे के। तो इस तरह से हमारा काम करता है फॉर ईच लूप।
और इस फॉर ईच के अंदर जो फंक्शन है इसको मैं थोड़ा सा बाहर भी लिख करके आपको बता दूं कि बाहर भी लिख करके आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पे फंक्शन नेम देना पड़ेगा और फंक्शन नेम को आपको फॉर ईच के अंदर डालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए फंक्शन नेम लूप ले लिया है, अब ये लूप को नाम का फंक्शन जो है आपको फॉर ईच में कॉल करना पड़ेगा। ये देखिए बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। तो इस तरह से काम करता है फॉर ईच फंक्शन, जो कि एरे के लिए यूज़ होता है। तो मैंने आपको एरे के सारे मेथड्स, सारे फंक्शंस एक एक विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।